हाय गाइस, दिस इज भवेश शर्मा और आ चुके हैं फिर से इक्को के इंटरनल को पूरा का पूरा कवर करने के लिए। भाई जितना पिछली वीडियो के अंदर जोश था ना, उसी जोश के साथ ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं तो इसी पर्पज से कि तुम्हें एक एक चीज क्लियर करा के जाएंगे, बिल्कुल क्लियर है ना। और भाई उससे पहले 2 मिनट लूंगा सिर्फ। यार तुम्हें थैंक्स कहने के लिए 41 लाइक्स हो चुके हैं, मतलब हमारा लाइक टारगेट जो है कंप्लीट हो चुका है। 40 लाइक्स का टारगेट था, 41 लाइक्स हो चुके हैं। अब उसकी तो एक्सटर्नल पक्का है आने वाली है। इस वीडियो का भी भाई सेम लाइक टारगेट है, 40 लाइक्स। जैसे 40 लाइक्स कर दोगे उसी टाइम इक्को की एक्सटर्नल भी आ जाएगी। और व्यू और तुम्हारे कमेंट देख के, भाई व्यू है 355 और तुम्हारे कमेंट देख के जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, सही में बहुत दिल से अच्छा लगा जब तुम इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो ना कि भाई ब्रोज कंटेंट, भाई हेड्स ऑफ, थैंक यू ब्रदर फॉर मेकिंग दिस, लड़के मान गए, सोल क्लियर, 1 घंटे का मसाला, भाई ऑलवेज फुल सपोर्ट, भाई की नॉलेज, भाई कंटेंट, थैंक यू भाई, है ना। बहुत मेहनत करी है सच में, सुपर्ब। मतलब जेन्युइनली भाई बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट हैं, बहुत अच्छे-अच्छे, दिल से अच्छा लगता है। और उसके बाद अगर मैं मैम के, अगर यहाँ पे आऊँ, क्या नाम है, क्लासरूम पे, तो मैम के क्लासरूम पे भी हमारी जो पीडीएफ है जो इस वीडियो में कवर होने वाली है, एक्चुअली शेयर हो चुकी है मैम क्लासरूम पे। जिसको नहीं मिली, अगर बाय चांस ये तुम वीडियो देख रहे हो तो यार तुम मेरे को पर्सनली जानते होगे, कोई बाहर के बंदे नहीं होगे, पक्का है, कंफर्म। और नहीं भी जानते हो ना तो हमारा एक डिस्कॉर्ड का लिंक है जो मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। वहां जाओ, ज्वाइन करो। और इंटरनल का मसाला, इंटरनल के नोट्स, हमने एक चैनल बना रखा है वहाँ पे, टेक्स्ट चैनल। वहां पे जाके हमने अपलोड कर रखे हैं यही सेम नोट्स। जाना और उसको एक्सेस कर लेना। अगर तुम मेरे को नहीं जानते और जानते हो तो यार तुम मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें डायरेक्ट इक्को के नोट्स भेज दूंगा। सिंपल है भाई, इतना कोई सॉर्टेड मामला रखो बिल्कुल। इस वीडियो के अंदर देखो, मेरे को इकोनॉमिक्स ऊप्स वाली वीडियो के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम रही थी कि मैं थ्योरी के अंदर थोड़ा सा घुसा था। ज्यादा नहीं कहूंगा, जोश पूरा था, पर थ्योरी हमने थोड़ी कवर की थी। इस वीडियो के अंदर देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक पूरा थ्योरी का सब्जेक्ट है और थ्योरी के अंदर घुसते चले जाओ, घुसते चले जाओ, पढ़ पढ़ के तुम पागल हो जाओगे। नहीं, इतना नहीं करना। मैं एक एक चीज भाई लिख के ले आया हूँ, कौन से पेज पे क्या क्या एग्जाम्पल देना है, हर चीज। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा, तुम्हें हर एक चीज की थ्योरी समझा दूंगा, मतलब उस चीज को क्लियर करा दूंगा कि ये चीज ऐसे होगी। लिखना तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने। मतलब देखो, ये पीडीएफ तुम्हें मिलेगी, जो मैंने समझाया वही सब सेम यहाँ इंग्लिश में डिफाइन होगा। मैं तुम्हें समझाऊंगा, एक एक चीज क्लियर कराऊंगा, जो जो इस पीडीएफ में लिखा है वो सब। इस पीडीएफ को अगर तुम पढ़ लोगे, इंटरनल वैसे क्लियर है, पर मैं इसकी पूरी पीडीएफ को पढ़ के अच्छी तरह मैं तुम्हें एक एक चीज समझाऊंगा, एक एक चीज क्लियर कराऊंगा। उसके बाद लिखना तुम्हारे ऊपर, सब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। अब आते हैं यार, शुरू करते हैं। देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फर्म्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस डिस्कस्ड। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी करती है फर्म के बिहेवियर को, उसको हमें डिस्कस करना है किस किस वे में, थ्योरी और प्रैक्टिस के वे में, ठीक है। तो सबसे पहले भाई, बिजनेस इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी करती है उसको हमें जानना जरूरी है। इस पैराग्राफ में, इतने में, या कह लो पूरे पैराग्राफ में बस यही लिखा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इस चीज की स्टडी करती है और हम उसको कैसे फर्म की स्टडी करने वाले हैं, थ्रू डिसीजन मेकिंग या एनीथिंग, है ना। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली 3 चीजों की स्टडी करती है, क्या क्या। हाउ टू ऑपरेट ए बिजनेस, कैसे एक बिजनेस ऑपरेट होता है, हाउ टू मेक ए डिसीजन, और थर्ड है हाउ द फर्म इंटरेक्ट विद द मार्केट अंडर वेरियस कंडीशन। हाउ द फर्म इंटरेक्ट विद द मार्केट अंडर वेरियस कंडीशन, तीन ही चीजें हैं। हाउ टू ऑपरेट ए बिजनेस, हाउ टू मेक ए डिसीजन, एंड हाउ द फर्म्स बेसिकली इंटरेक्ट विद द मार्केट अंडर अंडर वेरियस कंडीशन। ये तीन ही चीजें हैं याद करने के लिए, मेरे हिसाब से तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। एक बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है, एक बिजनेस कैसे डिसीजन लेता है, और एक बिजनेस जो है या फर्म जो है वो कैसे इंटरेक्ट करती है मार्केट कंडीशन के अंदर, अलग अलग मार्केट कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब चालू करते हैं बिजनेस एक स्टडीज के फर्म जिसके अंदर थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों में क्या कुछ मामला है, ठीक है। ये अब उसके पॉइंट आ चुके हैं। अब ऊपर का मामला आई होप सो क्लियर है, तीन ही पॉइंट है, कौन कौन से। हाउ टू ऑपरेट ए बिजनेस, हाउ टू मेक अ डिसीजन, हाउ द फर्म इंटरेक्ट विद द मार्केट अंडर वेरियस कंडीशन, इतना ही है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इन तीनों तीनों की स्टडी कराते हैं और इन तीनों को हमें यहाँ लिखना है। कहाँ पे लिखा हुआ है भैया, हाउ टू बिजनेस ऑपरेट, मेक डिसीजन एंड इंटरेक्ट विद द मार्केट अंडर वेरियस कंडीशन। ये भाई 3 लाइन लिखी हुई है, यही एक्सप्लेन करी है, हाँ भैया यही एक्सप्लेन करे हैं पूरे यहाँ तक, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पहला है बिहेवियरल बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा भाई। पहले तो जूता बनाने कंपनी का एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने नोटबुक में, यहाँ पे वही बताऊंगा। देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर व्हाई फर्म्स एक्ट इन ए सर्टेन वे,
बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज। समझना, बात समझना। जी, तो अपने कंपनी का ही एग्जांपल ले आऊंगा जो कि नोटबुक में लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेन मैं खुद करता हूँ कि एक तुम्हारी कंपनी है, जूता बनाने कह लो, कपड़े बनाने की, एनीथिंग जो भी है, ठीक है, तुम्हारी कंपनी है, उसका मेन मोटिव क्या है, और वो चल रही है ऑलरेडी कंपनी। यूँ नहीं है कि तुम्हें ग्रोथ करनी है, नहीं, ग्रोथ हुई हुई है। अब तुम्हारा मेन मोटिव क्या हुआ, तुम्हें पहले तो प्रॉफिट को बढ़ाना है। तुम्हारे को एक बेसिक अमाउंट मिल रहा है, प्रॉफिट तो तुम्हारा आ रहा है। अब तुम्हारा मेन गोल क्या होगा, अब तुम्हें प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, मतलब मैक्स करना है, लेके जाना, बढ़ाना है। सेकंड क्या होगा, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। भाई प्रॉफिट बढ़ाना है, और जो तुम्हारा पैसा लग रहा है, जो तुम्हारी लागत लग रही है, उसको कम करना है ना? और क्या तुम्हारा है कि जो मेरे कॉम्पिटिटर है, मतलब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी में कम्पीट कर सकता हूँ आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल तक, मैं मेरी कंपनी को टिका के रख सकूं। मेन मोटिव यही है तुम्हारा। यही है भाई थ्योरी किसकी, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म। बिल्कुल यही चीज है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास एक कंपनी है, तुम्हारा उसका मेन टारगेट क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, और तुम्हारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज को बढ़ाना, कि वो अच्छी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज हो जो आने वाले 10 15 20 साल तक टिक सकें। इतना ही है बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ द फर्म। ठीक है, अब आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर एंड फर्म बिहेवियर। द बिहेवियर ऑफ द फर्म इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केट स्ट्रक्चर। कौन कौन से मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर? हमारे पास है परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, और ओलिगोपोली है। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली होता है, देखो परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है वो बता देता हूँ। सेम कलर, सेम ब्रांड, मतलब सब चीज सेम है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पे लिख रखा है गोले का तेल। गोले का तेल, भाई कोई भी गोले के तेल कंपनी ले आओ, जो तुम सर में लगाते हो वो गोले का तेल है ना। तो गोले का तेल तो यार गोले का तेल है, किसी भी कंपनी का हो, बट परफेक्ट कंपटीशन नहीं है वो। क्यों? क्योंकि हर एक की ब्रांडिंग अलग है, हर एक की जो डब्बी में आता है उसका साइज अलग है। समझ रहे हो? तो साइज भी सेम हो, क्वांटिटी भी सेम हो, हर चीज सेम हो, और सारे ही सेलर सेम चीज बेच रहे हो, उसको हम कहेंगे परफेक्ट कंपटीशन, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका जो क्लोजेस्ट एग्जांपल है वो है हमारा क्रॉप्स। जो लोग देते हैं कि भाई परफेक्ट कंपटीशन क्रॉप्स में है। आलू मैं भी उगा रहा हूँ, आलू तुम भी उगा रहे हो, आलू ही तो उगा रहे हैं। तो ये कोई मोटा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, उसकी भी कोई मतलब वो नहीं है ना, लेंथ की इतना ही होगा। तो क्लोजेस्ट एग्जांपल है परफेक्ट कंपटीशन का। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली होता है सिंगल सेलर। एक ही सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, सेलर्स नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, और सिंगल सेलर है। मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। ओलिगोपोली कह लो फ्यू सेलर, कुछ ही सेलर्स हैं, 3 4 ही सेलर हैं, पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन जैसा है, पर इसके अंदर रंग रूप अलग कर सकते हो तुम, है ना? आगे आते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, इसके अंदर तुम क्या करोगे बेसिकली? बिजनेस इकोनॉमिक्स आल्सो स्टडी द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ, ये प्रैक्टिकल में आ गई, प्रोडक्शन, फोकस ऑन हाउ फर्म डिसाइड द मोस्ट एफिशिएंट वे टू कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। ठीक है, मेरी बात समझना, ध्यान से समझना। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को एनालाइज करेगी कौन? बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फर्म का बिहेवियर थ्योरी और प्रैक्टिकल वे में। फर्म का बिहेवियर हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। बिजनेस इकोनॉमी को हमें स्टडी करना है बिहेवियर किसका? फर्म का, थ्योरी और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस वे में। थ्योरी के मैंने तुम्हें 2 पार्ट बता दी, कौन कौन से हैं। पहला तो है बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म, बताया था ना अभी, फर्स्ट वाला पॉइंट था बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म। इसके अंदर क्या था? 2 3 चीजें थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भैया, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, और क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज। ओके, आगे आपने बताया था भैया मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है भैया? परफेक्ट कंपटीशन आता है, इसके अंदर मोनोपोली आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है, ओलिगोपोली आता है, ये भैया तुमने बता दिया। ओके, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस में क्या है? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस इतना सिंपल है कि कहाँ पैसा लग रहा है और कितनी कॉस्ट मेरी जा रही है, उस चीज को मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि कहाँ से मैं कम कर दूं, बस यही है। इसको मैं प्रैक्टिकल वे में डिस्कस कर रहा हूँ। थ्योरी और प्रैक्टिस वे में करना था ना, तो ये प्रैक्टिकल वे वाला आ गया। ठीक है, अब देखो, ये है, अगर मैं तुम्हें यहाँ लेके चलता हूँ, क्या नाम है मैम की क्वेश्चन बैंक पे, तो भैया ये है शॉर्ट क्वेश्चन। पहला है शॉर्ट क्वेश्चन। आई होप सो यार इसके 3 पॉइंट बहुत होंगे, है ना? बट मैंने एक फोर्थ पॉइंट यूं लिख रखा है, अगर तुम भूल जाओ बाय एनी चांस, एक पॉइंट अगर तुम्हारे दिमाग से स्किप हो जाता है, तो तुम्हें क्या करना, फटाफट से फोर्थ पॉइंट पकड़ना है और कहना भाई हाँ ठीक है, ये वाला करते हैं। फर्म नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट टू सेट प्राइस, प्लान प्रोडक्शन एंड डिजाइन
Marketing strategies. Business economy used to demand theory to predict how changes in price, income and preferences impact demand. अब डिमांड को एनालाइज करना और फोरकास्टिंग मतलब दूरदृष्टि मतलब फ्यूचर देखना, फोरकास्टिंग बेसिकली। डिमांड एनालिसिस क्या होता है? डिमांड एनालिसिस मतलब हम डिमांड को एनालाइज करेंगे कि हमारे प्राइस की या किसी कोई जो बायर है उसकी इनकम बदलने से या किसी और प्रोडक्ट के मार्केट में आ जाने से डिमांड पे हमारे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको हम डिमांड एनालिसिस बोल रहे हैं। और फोरकास्टिंग यानी कि वो आने वाले 10-15 साल में कहाँ मतलब स्टैंड कर रहा होगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है? क्या वो एडप्टिव होगा? तो टेक्निक लाइक डिमांड फोरकास्टिंग allow firm to prepare for future market condition is adapt to changing customer behavior। कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्या हमारा प्रोडक्ट जो है वो अडेप्टेबल रहेगा, ये चीज आती है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग में। 4 पॉइंट थे, वापस से क्लियर करा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ खत्म करने वाले हैं। कौन कौन से हैं? तुम्हें लग रहा है भैया थ्योरी नहीं करा रहे, हाँ भैया थ्योरी नहीं करा रहा। एग्जाम्पल समझो, लिख के तुम खुद आओगे पेपर में, मेरे को भाई गारंटी यकीन है तुम पे, ठीक है? एग्जाम्पल पूरा क्वेश्चन वापस समझा रहा हूँ क्या क्या है। सबसे पहले आता है बेसिक, हमें इंट्रोडक्शन देने। इंट्रोडक्शन में 3 चीजें हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स 3 चीजों को स्टडी करती है। हाउ टू ऑपरेट ए बिजनेस, हाउ डिसीजन वाज मेड, और थर्ड है हाउ द फर्म इंटरेक्ट विद द मार्केट अंडर वेरियस कंडीशन। एक जो फर्म है वो कैसे इंटरेक्ट करती है बहुत सारी मार्केट की वेरियस कंडीशन में, ठीक है? ये 3 चीजें हैं जो बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, वो हमने यहाँ बता दिया। उसके बाद आते हैं 3-4 पॉइंट इसके लिखने हैं जो कि मतलब बता रहे होंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस किसकी, फर्म के बिहेवियर की। सिंपल है। फर्म का बिहेवियर के लिए पहली चीज वही हमने क्वेश्चन से उठाया, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म। बिहेवियरल थ्योरी क्या कहते हैं? तुम्हें प्रॉफिट को बढ़ाना है, कॉस्ट को घटाना है और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज को स्ट्रॉन्ग करने में या बनाना है, ठीक है? भाई पहला पॉइंट खत्म। हाँ भैया खत्म, बिल्कुल खत्म भाई। मार्केट स्ट्रक्चर एंड फर्म बिहेवियर। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है और फर्म का बिहेवियर क्या है? मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे इन्फ्लुएंस होता है? यहाँ हमने बात करी थी परफेक्ट कंपटीशन की, मोनोपोली की, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की और ओलिगोपोली की। ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है और इससे फर्म का बिहेवियर चेंज होता है। अब हमने बात की थी थर्ड पॉइंट की, जो है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस के अंदर क्या आता है? प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस में आता है कि हमारा कितनी प्रोडक्शन के अंदर माल बन रहा है और उस माल को बनाने में हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है। इसके अंदर हमने बेसिकली बात की थी किस चीज की? हमने प्रोडक्शन की बात की थी कि हम कैसे हमें मोर इफेक्टिव बना सकते हैं हमारे मतलब प्रोडक्ट को या फर्म को, जो कि फर्म डिसाइड द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। ये आता है हमारा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस में। आगे चलते हैं, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। डिमांड को एनालाइज करना है कि हमने अगर प्राइस बढ़ाया या बायर की इनकम घट गई या कुछ भी हो गया तो उससे हमारे डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है। और फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग हमें बता के हटा दूरदृष्टि। पहला क्वेश्चन यही खत्म होता है, ठीक है? क्या इतनी बात क्लियर है? भाई क्लियर है तो एक बार कमेंट कर देना क्लियर है, मैं समझ जाऊंगा यहाँ तक अगर तुमने वीडियो देख ली है तो, ठीक है? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है भाई मेरा फेवरेट अगला क्वेश्चन, बेस्ट अगला क्वेश्चन है भाई। ये इसका देखो, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सबसे पहले होता क्या है, पहले हमें ये जानना है। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले यही बताया कि इन्फ्लेशन होता क्या है। मानता हूँ कि यहाँ सिर्फ टाइप पूछे हैं, पर उससे पहले हमें बताना पड़ता है कि इन्फ्लेशन है क्या, जिसका हम टाइप बताने वाले हैं। तो भाई देश से एग्जांपल देता हूँ। हाईवे पे तुमने एक प्लाट खरीद के छोड़ दिया। तुमने एक प्लाट खरीद लिया हाईवे पे, बात सुनना मेरी। आईपी कॉलेज के बाहर तुमने एक प्लाट खरीद के छोड़ दिया, ठीक है? आईपी कॉलेज के सामने जो हाईवे है ना, उसका विकास मान लो आने वाले 10 साल में भी नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा हाईवे है। क्या 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी के, उस प्लॉट के जो है रेट बढ़ेंगे? क्या बात सही कह रहा हूँ मैं? क्या रेट बढ़ेंगे? ऑब्वियस सी बात है भाई बढ़ेंगे। सही कह रहे हो भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो कि उस प्रॉपर्टी पे कोई काम भी ना हो, बेशक वो हाईवे हाईवे जैसा आज है वैसा ही 10 साल बाद रहे, कोई इस पे फर्क ना हो, फिर भी हमारी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, है ना? क्यों बढ़ेंगे? रीजन क्या है? रीजन है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से क्या प्रॉपर्टी के भैया रेट बढ़ते हैं? भाई बिल्कुल बढ़ते हैं। इससे हमारी परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज हो जाती है। परचेजिंग पावर डिक्रीज होना भैया मतलब समझा नहीं मैं। अगर मैं तुम्हें मोटा मोटा अंदाजा बताऊं, इंडिया के अंदर 6% का इन्फ्लेशन रेट चलता है पर ईयर। अच्छा भैया ये क्या होता है? ये होता है यूँ समझो कि आज जो चीज़ 100 रुपए की तुम खरीद सकते हो, 100 रुपए के एक नोट में मान लो एक चीज़ आती है। चीज़ है क्या? क्या मान लो 100 रुपए की तुम बेल्ट खरीद सकते हो। मेरे आगे बेल्ट पड़ी थी तो मैंने वही उठा लिया। 100 रुपए की मान लो तुम एक बेल्ट खरीद सकते हो। तो अगले साल वो बेल्ट 106 रुपए की हो जाएगी। तुम वो 100 के नोट में नहीं खरीद सकते वही सेम बेल्ट अगले साल। बात समझ रहे हो? वही सेम चीज़ है।
1 साल पहले वो 100 रुपए की थी, 1 साल के बाद वो 106 रुपए की हो जाएगी क्योंकि 6% का उसपे इन्फ्लेशन लग जाएगा। अब वो 6% मैं अज़्यूम करके चल रहा हूँ 6% क्योंकि अलग-अलग चीज़ पे अलग-अलग टाइप का इन्फ्लेशन लगता है, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है? मान लो वो 106 रुपए कोई बेल्ट नहीं देगा, वो 120 की बेचेगा, 110 की बेचेगा, 130 की बेचेगा, वो 100 रुपए की नहीं बेचेगा अगले साल। जो चीज़ आज 100 रुपए की है तो अगले साल वो इन्फ्लेशन लग के बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है जो प्रॉपर्टी आज जो है तुमने 50 लाख की खरीदी है, तो वो 10 साल बाद ऑब्वियस सी बात है 60, 70, 80 लाख की होगी। कुछ भी ना करो तुम तब भी होगी। किसकी मदद से वो है इन्फ्लेशन। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे वही लिख रखा है बस इन्फ्लेशन रेफर टू द सस्टेन इंक्रीज इन जनरल प्राइस। प्राइस के लेवल को तो भैया ये बढ़ा देता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी गुड्स हो कोई भी सर्विस हो, है ना, इन एन इकोनॉमी ओवर ए टाइम ऑफ पीरियड। एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद ये जो जनरल प्राइस है उसको इंक्रीज कर देता है, लीडिंग टू ए डिक्रीजिंग इन परचेजिंग पावर। हमारी जो परचेजिंग पावर है उससे वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि प्राइस बढ़ गए तो हम खरीद नहीं सकते। 50 लाख का हमने एक प्लॉट लिया था हाईवे पे, मान लो आज की डेट में, ठीक है? तो 50 लाख का 10 साल बाद हम वही प्लॉट नहीं खरीद सकते, हमारी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो चुकी है। देयर आर सर्वल टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? और वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन है कॉजेज, रेट और इंक्रीज एंड स्कोप्स, इनके बारे में हम बात करेंगे कौन सा इन्फ्लेशन क्या क्या करता है। मैंने सिर्फ मेन टाइप लिखे हैं तुम्हें और रीजन बताया क्यों है, ठीक है? तो हमारा क्वेश्चन था वेरियस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, हमने इन्फ्लेशन पढ़ लिया क्या है, ठीक है? अब आते हैं इसके टाइप्स पे। ये जो टाइप्स है ना इसके जनरली बताऊं बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट मैम ने हमारे नोट्स के अंदर जो मैम वहाँ पे नोट्स सेंड करते हैं ना यहाँ पे क्लासरूम पे, तो उसके क्लासरूम के अंदर नोट्स में ना 2-3 ही टाइप्स मैम ने मेंशन कर रखे हैं। मतलब बेसिकली कितने टाइप थे, बेसिकली भैया 5 टाइप है, 5। तो 5 टाइप हैं, उन्हीं के बारे में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं यहाँ। होते बहुत सारे टाइप हैं भाई, इकोनॉमिक्स पढ़ने जाओगे तो अंदर गहराइयों में डूबते जाओगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर का मान लो, 3 का मान लो, उस उसके लिए ना तुम 3 पॉइंट भी पढ़ोगे इनफ है। 3 पॉइंट इज़ इनफ और एक डेफिनिशन इज़ इनफ, बट यहाँ हम करने वाले हैं 5 पॉइंट ताकि तुम भूल ना जाओ। ऊपर वाले में 4 करे थे हमने, ठीक है? पहला आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन बहुत ही लो लेवल का इन्फ्लेशन होता है। ये तो भैया मान लो लगेगा ही लगेगा हर चीज़ पे। कैसे? रेट जो होता है इसका लो होता है, अराउंड 1 से 3% होता है, 1 टू 3% होता है पर ईयर, ठीक है? इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? स्लो स्टडी इंक्रीज इन प्राइस ओवर अ टाइम। मान लो 10 साल बाद भी वो 1 या 3% ही बढ़ रहा है पर ईयर की मतलब ग्रोथ से, ठीक है? इम्पैक्ट क्या होता है? मिनिमल इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर और ये मैनेजेबल होता है और एक्सपेक्टेड होता है कि भाई इतना तो होगा ही यार। मतलब तुमने आज एक फ़ोन खरीदा, ठीक है? वो फ़ोन तुमने 20,000 रुपए खरीदा, ठीक है? पर अब जब तुम उसको बेचने जाओगे ना ना बाइक का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। आज तुमने एक स्प्लेंडर खरीदी, 1,20,000 रुपए की तुमने एक नई मॉडल की स्प्लेंडर खरीदी, 2024-25 मॉडल है उसका। तुमने एक स्प्लेंडर ले ली है, ठीक है? तुम शोरूम से जैसे ही बाहर आओगे ना, उस बाइक का रेट गिर चुका है। जैसे ही तुम उस शोरूम से बाहर निकले हो, उस बाइक का रेट गिर चुका है। तुमने 1,20,000 की ली थी, अब तुम बेचोगे 1,15,000 की, 1,10,000 की, अब तुम 1,20,000 की उसको सेल नहीं कर सकते। दैट्स द रूल, समझ रहे हो? वो इतना मतलब इतना इन्फ्लेशन तुम एक्सपेक्टेड रखते हो कि इतनी चीज़ बढ़ेगी या घटेगी। अब आते हैं वर्किंग इन्फ्लेशन। वर्किंग इन्फ्लेशन क्या है? चलता हुआ, समझ रहे हो? वर्किंग मतलब वर्ड से समझ आ रहा है। ये मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब अराउंड 3 से 10 परसेंट जो होता है पर ईयर का इन्फ्लेशन लगता है ये। प्राइस राइट एट ए नोटिसेबल बट नॉट एक्सट्रीम रेट। इनके जो रेट होते हैं ना वो यूँ होते हैं कि मान लो पेट्रोल का प्राइस आज चला जाए कितना बताऊँ तुम्हें 70 चल जाए। 70 एक्सपेक्टेड है, समझ रहे हो? पेट्रोल का प्राइस अगर 70 चल जाए एक्सपेक्टेड है ना? बट एकदम से वो हो जाए 100 तो एक्सपेक्टेड नहीं है ना, वो हम कहेंगे ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसके लिए वो लिख रखा है लाइन कि नोटिसेबल है भाई, हमें हाँ, पता है कि ये हो सकते हैं बट ज़्यादा एक्सट्रीम रेट नहीं है और इसका परसेंट है 3 से 10%। इम्पैक्ट क्या होता है? इट बिगिन टू हर्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर बट स्टिल डज़ नॉट डिस्प्यूट द इकोनॉमिक डिज़ास्ट्रिकली। मतलब इकोनॉमिक को पूरा खराब नहीं करेगा ये, ठीक है? ये हर्ट करता है, मानते हैं कंज्यूमर के परचेजिंग पावर को कि वो खरीद नहीं पाएगा। मतलब जहाँ वो 10 लीटर पेट्रोल खरीद रहा था, आज वो वहाँ पे 8 ही लीटर खरीद पाएगा। हर्ट करेगा, बट इतना हर्ट नहीं करेगा जितना नॉर्मली होता है। अब आते हैं रनिंग, क्रीपिंग। क्रीपिंग पहला था, उसके बाद आता है वॉकिंग, उसके बाद आता है रनिंग। 3 सुनो, ध्यान से सुनो वापस इनके नाम से ही क्रीपिंग, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग। क्रीपिंग में 1 से 3, उसके आगे वॉकिंग में 3 से बढ़ा दिया 10,
1 से 3, 3 से 10। वॉकिंग हो गया। रनिंग, रनिंग में भैया 10 से 20, 10 से 20 ये हो गया हाई। हाई अराउंड 10 से 20% पर ईयर। इसका होता है रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस, एकदम से प्राइस बढ़ गए, 100 रुपए पेट्रोल चला गया। बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। क्रिएट इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, डिक्रीजिंग परचेजिंग पावर, ये तो मैं बता चुका हूँ तुम्हें। और प्रोटेस्ट तक की करने की गुंजाइश आ जाती है इसमें, है ना, कि भाई अब तो प्रोटेस्ट होने वाले हैं और डिसैटिस्फैक्शन है हमारे कस्टमर, अब तो दिक्कत बनने वाली है, मान लो वो माल ही खरीदना बंद कर दे, इतना इन्फ्लेशन आ चुका है। अब आता है हाइपर इन्फ्लेशन। वापस सुनो एक बार सारे। क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, हाइपर। क्रीपिंग के अंदर क्या है? क्रीपिंग में है 1 से 3%, वॉकिंग के अंदर क्या है 3 से 10%, रनिंग में क्या है 10 से 20%, हाइपर में क्या है? हाइपर में आ जाता है भैया एक्सट्रीम हाई, एक्सट्रीमली, मतलब इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। 50% पर मंथ के हिसाब से बढ़ने लग जाएगा। 50% पर मंथ, अभी तक जो भी था ना ईयर में था 10-20% पर ईयर, एक्सट्रीमली हाई में 50% पर मंथ के हिसाब से बढ़ने लग जाएगा। A runway increase in price usually caused by the expensive money printing और इकोनॉमिक्स इनस्टेबिलिटी। अब जो लोग यूं कहते थे ना, भाई पैसे ही तो है, छाप लो, है ना, छाप लो और सब में बांट दो। ये वही है कि भाई अब जो चीज जैसे एक्सपेंसिव मनी प्रिंटिंग, एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हमने पैसा छाप दिया ना, आज जो चीज 100 रुपए की है और हमने बहुत अंधा पैसा छाप दिया प्रिंटिंग मशीन से, तो वो जो 100 रुपए की चीज है ना, अब वो 10,000 20,000 रुपए की चीज मिलने लग जाएगी, क्योंकि हमारे पैसे की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगी इस वजह से। ठीक है। और भाई इससे करेंसी पे बहुत ज़्यादा लॉस होता है, कोलैप्स हो जाती है पूरी की पूरी वैल्यू करेंसी की। यहाँ लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द करेंसी कोलैप्स लीडिंग टू द लॉस ऑफ सेविंग्स एंड इकोनॉमिक्स कोलैप्स। इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी कोलैप्स हो सकती है। इसका जो जिम्बाब्वे वगैरह के अंदर ये देखा जा चुका है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा छाप लिया था उसके लिए। एक होता है ओपन इन्फ्लेशन। इसके अंदर क्या होता है? विजिबल इन्फ्लेशन दैट ओपनली एक्नॉलेज्ड एंड मेजर्ड। इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली पब्लिक को ऑलरेडी पता होता है। इन्फ्लेशन दैट क्लियर एंड पब्लिक often mentioned and reported by government agencies। ये ओपन इन्फ्लेशन होता है। इन सब के बारे में तो हमें पता नहीं चलेगा आज कौन सा चल रहा है। ठीक है। मान लो 100 रुपए पेट्रोल का प्राइस है और चल रहा हो वर्किंग इन्फ्लेशन या फिर क्रीपिंग चल रहा हो, तुम्हें नहीं पता। बट ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है, तुम्हें बता के रखते हैं कि यार पब्लिक को सब पता है कि इतना इन्फ्लेशन चल रहा है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा बताया गया है, वो होता है ओपन इन्फ्लेशन। आई होप से दो क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हैं। पहले क्वेश्चन हमने फटाफट से रिकैप करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन में हमने स्टडी क्या की? फर्म के बिहेवियर को हमने स्टडी किया थ्योरी और प्रैक्टिकल वे में। उसके अंदर हमारे पास बेसिकली 4 पॉइंट थे। सबसे पहले तो हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी के 3 पॉइंट थे। कौन कौन से? हाउ टू ऑपरेट ए बिजनेस, है ना, हाउ टू मेक अ डिसीजन, हाउ द फर्म इंटरेक्ट विद द मार्केट अंडर वेरियस कंडीशन। और उसके बाद हमारे पास 4 पॉइंट थे। बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म, उसके अंदर आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसके अंदर आता है और क्या, कॉस्ट मिनिमाइजेशन और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज। यही तो था। मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है हमारे पास कौन कौन से? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोप्लास्टिक कंपटीशन, बिना देखे बता रहा हूँ, मोनोप्लास्टिक कंपटीशन, और क्या होता है? और होता है ओलिगोपोली। ये तो था। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस में क्या था? मोर इफेक्टिव या मोस्ट इफेक्टिव वे में हमारी फर्म जो है काम प्रोड्यूस करने लग जाए, जो कच्चा माल है वो प्रोड्यूस करने लग जाए, वो हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस में। और उसके बाद आता है डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग। इसके अंदर क्या था? बेसिकली डिमांड एनालिसिस के अंदर था कि हम जो कस्टमर है उसके मतलब इनकम में उसके इफेक्ट हो गया, प्राइस में हमने कोई इफेक्ट कर दिया, उससे जो डिमांड को में हमारे चेंज आएगा ना, उसको एनालाइज कर रहे हैं बेसिकली हम। वो हो गया हमारा डिमांड को एनालाइज करना, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। दूरदृष्टि, आगे 10-15 साल में हमारा बिजनेस स्टैंड करेगा या नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। हाईवे फ्लोट का मैंने एग्जांपल दे दिया है तुम्हें। और उसके बाद 5 टाइप ऑफ इन्फ्लेशन मैंने तुम्हें बताए हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्रीपिंग, ये है 1 से 3% के लिए। अगर ये हो मतलब इतना एक्सपेक्टेड होता है कि होएगा ही होएगा, भाई इतना तो चलता है हर साल, कोई ना कोई चीज महंगी होएगी। ठीक है। उसके बाद आगे आता है वॉकिंग। वॉकिंग अंदर क्या है? 3 से 10% होता है पर ईयर। मैं भाई देख के नहीं बोल रहा हूँ, बिना देखे बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनो। क्या है? अगला है वॉकिंग, 3 से 10% पर ईयर। इतना एक्सपेक्टेड होता है, ये थोड़ा कंज्यूमर को हर्ट करता है बट ज्यादा हर्ट नहीं करता, इतना हम मैनेज कर लेते हैं। उसका आता है रनिंग। रनिंग को हम अलार्मिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अलार्म जैसे बजता है ना कान पे अलार्म, वैसे। इसके अंदर क्या होता है? 10 से 20% पर ईयर के रेट से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है और ये हर्ट भी बहुत करता है और ये हाई लेवल में माना जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? 50% पर मंथ के हिसाब से तुम्हारा जो है चीजें बढ़ने लग जाती हैं। 50% पर मंथ बोल रहा हूँ, नॉट ईयर। वो तीनों ईयर थे के हिसाब से तुम्हारी जो है चीजें महंगी होने लग जाती हैं। आज जो चीज 100 रुपए की है, कल वो 150 रुपए की हो जाएगी। कल क्या मतलब इसी मंथ में, है ना।
और वो बेल्ट जो थी वो 1 साल बाद 120 की होएगी। जो मैंने बेल्ट का एग्ज़ाम्पल दिया था, एक बेल्ट ₹100 की है, अगले साल वो 120 की होगी और ये जो है 1 महीने में ही 100 से 150 की हो जाएगी। तो ये होता है हाइपर इन्फ्लेशन। इतना लिखा होगा, 3 से 4 पॉइंट, शॉर्ट क्वेश्चन है, चल जाएगा। अगर ओपन इन्फ्लेशन डालना है तो डाल सकते हो कि ये ओपनली होता है, एक्नॉलेज्ड बाय और गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा अप्रूव्ड होता है, जो इन्फ्लेशन होता है। ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन के बेसिकली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में यहाँ पूछा है। अब सबसे पहली चीज, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ये ही नहीं पता तो हम एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या बात करें। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टिंग इकोनॉमीज, सोसाइटीज एंड कल्चर थ्रू ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। इस लाइन को मत पढ़ो, ये जो बोरिंग लाइन है ना, इसको छोड़ दो, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज पे फोकस करो। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टिंग। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है इंटरकनेक्टिंग। यहाँ लिखा भी होगा, इंटरकनेक्टेड लिखा है यहाँ। और जो जो चीज बोल रहा हूँ यहाँ लिखी हुई है, ऐसा नहीं है कि कहीं और से उठा लिया, यहीं से उठाया है, चिंता मत करो। पर इसको थोड़ा इजी वे में बोलने का ट्राई है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टिंग इकोनॉमिक्स। एक तो इकोनॉमिक को इंटरकनेक्ट करता है, और दूसरा सोसाइटी को और हमारे कल्चर को। किस किस को करता है भैया? ये करता है हमारे इकोनॉमिक्स को, सोसाइटी को एंड कल्चर को। ये इंटरकनेक्ट करता है थ्रू किस किस के इन तीनों कनेक्ट करता है, किस किस के थ्रू करता है? करता है ट्रेड के थ्रू, इकोनॉमिक्स को कनेक्ट करता है, इकोनॉमिक्स ट्रेड के थ्रू कनेक्ट होंगी, साफ बात है। सोसाइटीज कनेक्ट होंगी, कम्युनिकेशन के द्वारा बातचीत होगी तो सोसाइटीज कनेक्ट होंगी। और टेक्नोलॉजी अगर बढ़ेगी, तुम इंस्टाग्राम पे रील बना के डालोगे तो लोगों को तुम्हारा पता चलेगा तो तुम्हारा कल्चर क्या है। टेक्नोलॉजी से तुम्हारा कल्चर पता चल रहा है बेसिकली। तो इन तीनों को हम, इन तीनों से जब इंटरकनेक्टेड कर देते हैं या इंटरकनेक्टिंग करने की ट्राई करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। इतना तो मेरे हिसाब से क्लियर है। अब मैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बात करूंगा ना, अब तुम्हें समझ आने लग जाएगा क्या कुछ है। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने अभी यहाँ बात करी कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक दूसरे को, मतलब ये क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है इकोनॉमीज। मैं यहाँ पे दो एग्जांपल लूंगा, इंडिया और यूएसए का। इससे बढ़िया एग्जांपल देखो मेरे पास है नहीं। ठीक है। इंडिया और यूएसए का एग्जांपल क्यों लूंगा, ये देखो हर एक में फिट बैठ जाएगा। ओके भैया ठीक है, तुमने दो एग्जांपल लिए इंडिया और यूएसए का, वो इन सब में फिट बैठेगा? नहीं भैया, एक एग्जांपल है, इंडिया और यूएसए आपस में इकोनॉमी शेयर कर रहे हैं, मतलब इंटर रिलेटेड इकोनॉमिक्स है, उन्हीं के बारे में बात करूंगा। इंडिया का कोई सामान है, मान लो तुम जूते बनाते हो, तुमने अपने जूते जो है इंडिया के अंदर बेचना चालू करे, इंडिया के अंदर वो अच्छे खासे उनकी बिक्री हो गई, ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें कस्टमर चाहिए, नए कस्टमर, नया ट्रेंड चाहिए। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम अमेरिका जाके बेच लो, तो तुम ऑब्वियस सी बात है जाके बेचोगे। और अगर तुम अमेरिका जाके बेचोगे तो उससे क्या होगा, एक हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और उसका डेवलपमेंट होगा। सिंपल चीज है। ओके, अब भैया इसके अंदर लिखा गया, ग्लोबलाइजेशन प्रमोट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सेस टू ग्रोथ लार्ज मार्केट। लार्ज मार्केट का तुम्हें ग्रोथ मिल जाएगा। ठीक है, विच कैन सिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, इमर्जिंग इकोनॉमिक्स कैन बेनिफिट फ्रॉम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। ये क्या है भैया? ये है कि मान लो तुम्हारी जो कंपनी है बाहर के लोगों को पसंद आ गई, फॉरेन के लोगों को, यूएसए का एग्जांपल लिया इसलिए मैंने, यूएसए के लोगों को तुम्हें पसंद आ गई। मेरा एक प्रोजेक्ट था वेलनेस्ट करके, वो सिलेक्ट हो गया था स्मार्ट आइडिया थ्रोन के अंदर। ठीक है। तो भाई हुआ ये कि अगर मान लो वहां के लोगों को, फॉरेन नहीं था वैसे वो, बट इंडिया के ही लोग थे, बट मान लो यहाँ पे फॉरेन का एग्जांपल ले लो, फॉरेन के लोगों को मेरा प्रोजेक्ट पसंद आ जाता है तो वो मेरे पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे हमारे देश के, उनके देश के नहीं, हमारे देश के। और जो टेक्नोलॉजी उसका आदान प्रदान होगा कि उनके पास मान लो बेस्ट टेक्नोलॉजी है मेरे से, तो मेरे को अपनी टेक्नोलॉजी देंगे ताकि मैं मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकूं और उनको प्रॉफिट अर्न करके दे सकूं। समझ रहे हो? इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक की ग्रोथ हुई और डेवलपमेंट हुआ। उस सेकंड पॉइंट आते हैं, एक्सेस टू ए वाइडर वैरायटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। ये होगा कस्टमर के लिए। मान लो मेरे को दो ही ब्रांड है मेरे पास जूतों के, एक बार लेट्स अज्यूम रेड टेप और नाइक, नाइक ही कहते हैं, नाइक कहते हैं जो भी है, मेरे पे दो ही ब्रांड है जूतों के। ठीक है। अब मान लो मेरे को यूएसए का एक्सेस मिल जाता है और यूएसए में 15 और ब्रांड है, तो मेरे पास टोटल कितने होंगे, 17 ब्रांड्स। तो मैं अब 17 ब्रांड में से चूज कर सकता हूँ कि मेरे को, मैं बहुत चूजी पर्सन हूँ, और बाय एनी चांस मैं बहुत चूजी पर्सन हूँ, और मेरे को अब 17 जूते पहले देखने हैं और देन मेरे को सिलेक्ट करना है, तो हाँ मैं कर सकता हूँ। मेरे पास वाइडर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिससे मैं चूज कर सकता हूँ। दो एडवांटेज जो लिखते जाना, एडवांटेज क्या क्या है? पहला है इकोनॉमिक की ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी। सेकंड क्या है, मेरे पास वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएंगी।
एक्सेस रहेगा, मतलब उनके पास। इंक्रीज क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मान लो कोई भारत कंपनी है जैसे कि सैमसंग, सैमसंग इंडिया की कंपनी है, सैमसंग है कोरिया की कंपनी, और अगर गूगल बताऊं तो कैलिफोर्निया का, यूएसए का। तो अगर गूगल ने यहाँ पे ऑफिस खोला कल को, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करेंगे वो सारे यूएसए से नहीं आएंगे उठ के, वो कहाँ के होंगे, वो इंडिया के होंगे। तो यूएसए के ऑफिस में जो बंदे बैठ के काम कर रहे होंगे, वो यूएसए के भी हो सकते हैं, इंडिया के भी हो सकते हैं, और जो इंडिया में गूगल का ऑफिस है वहाँ पे जो बंदे काम कर रहे होंगे वो इंडिया और यूएसए दोनों के हो सकते हैं। सब एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर वो इंडिया में ऑफिस आगे खोलेंगे, तो मैक्सिमम चांस है कि हमारे इंडिया के लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। समझ रहे हो? तो इसके लिए है कि ये एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है कौन, ग्लोबलाइजेशन। नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अगर तुम न्यूज़ देखते हो, तो हमने अभी हाल फिलहाल में रशिया के साथ रफाल खरीदे हैं, कुछ रफाल फाइटर जेट प्लेन हैं, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। रफाल का एक फाइटर जेट प्लेन है बेसिकली, वो हमने 5-10 मंगाए थे, पिछले से पिछले साल मंगाए थे, 2023 में मंगाए थे, आई डोंट नो, ध्यान नहीं है ऐसा। पर रफाल की हमने अभी डील की थी रशिया के साथ। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ, रशिया की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है। ठीक है, समझ रहे हो? और नॉलेज का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से कि मान लो कोई कल्चर है, मान लो गुजराती कल्चर है या हरियाणवी कल्चर है, वो पता चलेगा किसी यूएसए वाले बंदे को, मान लो उसको अडॉप्ट कर ले, तो इससे नॉलेज और जो है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है। कल्चर एक्सचेंज, जो भी मैंने एग्जांपल दिया, कल्चर एक्सचेंज का भी है बिल्कुल, कि मेरा कल्चर है चूरमा खाने का। चूरमा खाने का कैसे भाई, देसी घी में बढ़िया अपना पराठे को मसल के चूर के, बिल्कुल उसके अंदर देसी घी डाल के, बूरा या खांड डाल के, खांड खांड होती है, बूरा शक्कर जैसी कह लो, शक्कर नहीं, बूरा बूरा जैसी, उसको मिक्स करके बढ़िया आह! वो खाते हैं हम। तो हमारा हरियाणा का एक स्टाइल होता है कि हम चूरमा खाते हैं, समझ रहे हो? तो वो जो चूरमा है, मान लो वो ज़्यादा हेल्दी है कह लो, तो मान लो कोई यूएसए का बंदा उस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहता है, तो हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर सकता है। हम कल्चर को एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, और वेस्टर्न कल्चर जो तुम देखते हो, जो जीन्स वगैरह का कल्चर है आजकल जो चल रहा है, ट्रेंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो ज़्यादातर वेस्टर्न की चीज़ें हैं। तो वहाँ से मैकडी है, मैकडी के बर्गर वेस्टर्न कल्चर से प्रमोट हैं, जो बर्गर हैं, वो भाई दुनिया खा रही है, समझ रहे हो? तो कल्चर एक्सचेंज होता है। 5 पॉइंट आई होप सो बहुत हैं एडवांटेजेस में। ये मैं तुम्हें वापस से एक बार भाई इस चीज़ को क्लियर करा दूँ, ये जो ग्लोबलाइजेशन का है ना, ये यहाँ पे क्या है, शॉर्ट का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप। मैं फिर 5-6 पॉइंट करा के चल रहा हूँ, भाई भूल मत जाना, ठीक है? और उसके बाद आता है ये लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है, इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। बाकी 5 पॉइंट तो तुम्हें पता होने चाहिए। अच्छा भाई, हर चीज़ बढ़िया है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है भाई, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। भैया सारी तो अच्छी-अच्छी चीज़ें बता दी तुमने, दिक्कत क्या है? दिक्कत है इनकम इनइक्वालिटी। अब भैया ये क्या है? देखो इससे ना वेल्थ में गैप आ जाता है बहुत ज़्यादा। कैसे? मान लो मेरी कोई कंपनी है, मेरी कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, कंपनी है, कुछ भी कह लो, है ना? और उसके अंदर ना स्किल वर्कर्ड नहीं थे अभी तक। मान लो मेरी एक जूता बनाने की कंपनी है, इंडिया के अंदर है, यूँ समझो, उसके अंदर अभी तक स्किल्ड वर्कर नहीं थे। मेरे पे अगर एक्सेस होगा बाहर की, मतलब देश दुनिया का, कि मैं यूएसए में जाके बिज़नेस कर सकता हूँ और वहाँ पे मेरे को स्किल्ड वर्कर मिल रहे हैं, तो मैं इंडिया के लोगों को, जिनको कुछ मतलब जूता बनाना नहीं आता, तो मैं उनको क्यों हायर करूँगा? मैं जाऊँगा यूएसए और मैं वहाँ से स्किल्ड वर्कर को हायर करूँगा। सेम पे दूँगा दोनों को, पर मैं वहाँ से स्किल्ड वर्कर हायर करूँगा, तो इससे क्या होगा? इंडिया के लोग तो यार गरीब रह जाएँगे, तो सिर्फ यूएसए वाले चढ़ जाएँगे। हाँ भैया, चढ़ जाएँगे। तो कहने का मतलब है ना, एक जो इनकम है वो इनइक्वालिटी आ जाती है। कैसे? ग्लोबलाइजेशन कैन इंक्रीज़ द wealth gap benefiting multinational corporation and skilled worker while often leaving lower skilled worker behind. लोअर जो स्किल्ड वर्कर है उनको पीछे छोड़ देते हैं और स्किल्ड वर्कर ही आगे जाते हैं। तो ऐसा तो यार नहीं चलेगा ना, जो स्किल्ड नहीं है उनको स्किल्ड बनाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि छोड़ दो। वैसे तो भाई तुम माँ के पेट से हर चीज़ थोड़ी मतलब सीख के आए हो। तुम बाहर आके सीख रहे हो, स्किल्ड हो रहे हो। तो यूँ थोड़ी कि तुम्हें छोड़ दिया जाए, तुम्हें स्किल्ड बनाया जा रहा है। तुम बने हो, तो ऐसे ही किसी बंदे को स्किल्ड बनाना है, छोड़ना नहीं है वो चीज़। सेकंड, जॉब लॉस हो रहा है सर्टेन सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर में जॉब लॉस हो रहा है। आउटसोर्सिंग, यहाँ पे एक वर्ड आता है आउटसोर्सिंग। इसका मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब बेसिकली जो अब हो रहा है वही, मतलब क्या हो रहा है भैया, अब ये हो रहा है कि तुम्हारा काम था इंटरनल सोल्व करना, मैं करके दे रहा हूँ। दिस इज व्हाट वी कॉल आउटसोर्सिंग। मतलब काम किसी और का, करता कोई और है, और जैसे ही काम हो जाता है तो जिसने करा है उसको उसका कुछ अमाउंट या उसको कुछ रिस्पेक्ट जो भी उसको चाहिए, उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। मेरे को चाहिए 40 लाइक का टारगेट जो है कंप्लीट हो जाए।
मेरे को मेरी आउटसोर्सिंग का जो वो है कॉस्ट है वो यही है ना? तो आउटसोर्सिंग बेसिकली होता क्या है कि काम मान लो किसी कंपनी ने यूएसए कंपनी ने कहा कि यार मेरे को ये प्रोजेक्ट बनाना है ना? तो उसने क्या करा यूएसए की कंपनी को काम दिया। फिर यूएसए कंपनी के पास काम बहुत ज़्यादा था, उसने इंडिया की कंपनी को कहा कि यार तुम ये प्रोजेक्ट बना दो हमारे लिए। तो उस कंपनी ने ये प्रोजेक्ट बनाया किसके लिए? यूएसए कंपनी के लिए। उन्होंने ये काम डिलीवर करा और यूएसए कंपनी ने इंडिया की कंपनी को पैसे दिए और फिर यूएसए कंपनी ने क्या करा उस बंदे को जाके प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया। काम किसने किया? इंडिया की कंपनी ने। काम किसने किया? इंडिया की कंपनी ने और नाम किसका हुआ? यूएसए कंपनी का। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के अंदर क्या होता है? हमें लो लेबर लेबर मिल जाती है, चीप लेबर मिल जाती है। जिससे होता क्या है कि बहुत सारी जॉब लॉस में चली जाती है। अब यूएसए वालों की जॉब तो गई, इंडिया वाले सारा काम सस्ते में करके दे देंगे, तो यूएसए वाले किसको जॉब पे रखेंगे? किसी को नहीं। तो उनकी जॉब लॉस में चली जाती है कुछ सर्टेन सेक्टर्स में। इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो सकता है कैसे? भाई अगर ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो तुम्हारी प्रोडक्शन अब 10 गुना चाहिए। यूएसए में जाके बेचोगे, है ना? हांगकांग में जाके बेचोगे, ईरान में भी, पाकिस्तान में भी, श्रीलंका में भी 10 जगह जाके जब बेचोगे तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन मतलब पोल्यूशन बढ़ेगा। पहले तो इंक्रीज्ड पोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा? ट्रांसपोर्ट गुड से पोल्यूशन बढ़ेगा, डिफोरेस्टेशन बढ़ेगा। तुम्हें हर एक जगह जाके अपना अपना एक सेंटर खोलना पड़ेगा, एक ऑफिस खोलना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टोर स्टोर करने की यूनिट हर जगह जाके खोलोगे। और खोलोगे कैसे भाई? पेड़ जहाँ होंगे उनको काटोगे बेसिकली, या फिर कोई जमीन खरीदोगे तो उससे डिफोरेस्टाइजेशन होगा। उसको हम कह रहे हैं बेसिकली इन्वायरमेंट तुम खराब कर लो। लॉस ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी। ऐसे बहुत सारे कल्चर हैं कि मान लो वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा एक बार अप पे था, तो बाकी सारे कल्चर को ये डर था कि हमारा जो कल्चर है वो कभी डोमिनेट ना कर ले वेस्टर्न कल्चर। तो द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर लिखा भी है, मीडिया एंड कंज्यूमर हैबिट्स कैन ओवरशैडो द लोकल ट्रेडिशन। लोकल ट्रेडिशन मतलब हमारे हरियाणा को तो वैसे कोई दबा नहीं सकता। मान लो कोई और है, कोई राजस्थानी है, राजस्थानी का जो कल्चर है ना बहुत प्यारा कल्चर है राजस्थानी का, पर वो जो कल्चर है ना वो इतना वाइडली स्प्रेड नहीं है ना? हमारा तो कल्चर भाई बेस्ट है हरियाणवी का, उसको कोई दबा भी नहीं सकता, वो तो चढ़ा हुआ है। हरियाणवी है दबा को नहीं कर दे, वो लाइन तुमने सुनी होगी। बट बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जो लॉस हो जाते हैं, ट्रेडिशन उनका, उनकी लैंग्वेज जो बहुत प्यारी लैंग्वेज होती है। राजस्थानी बहुत प्यारी लैंग्वेज है, पंजाबी बहुत प्यारी लैंग्वेज है। पर पंजाबी भी ऐसे लोस्ट नहीं है, मतलब कहने का मतलब जो छोटे-छोटे कल्चर हैं, आइडेंटिटी है, वो लोस्ट हो जाती हैं किसी दूसरे कल्चर के आने से, है ना? उनके बच्चे जो हैं, वो अब वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अपनाने लगे हैं अपने कल्चर को छोड़ के। और क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन होता है लेबर का कि भाई सस्ती लेबर मिल गई अगर मेरे को अगर सस्ते में काम कराने वाले मिल गए, लो वेजेस में काम करने वाले मिल गए, तो मैं क्यों हाई वेजेस वाले लोगों से काम कराऊँ? तो मैं सस्ते वालों से काम करा लूँगा। तो मेरे को जो चीप लेबर है, मैं अब उनसे काम करा लूँगा और हाई वाले भाड़ में जाएँ। 5 पॉइंट इसके भी हो गए। तो हमने ग्लोबलाइज़ेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो कवर कर लिया। 3 क्वेश्चन भैया कवर हो चुके हैं अब तक। एक बार वापस से रिपीट करा दूँ क्या? भैया 2 तो मैंने रिपीट करा दिए, एक बार ग्लोबलाइज़ेशन वाला फिर से करा दो। ओके। ग्लोबलाइज़ेशन बेसिकली क्या होता है? जो हमारा इकोनॉमिक्स, सोसाइटी और कल्चर है, उसको हम ना इंटरकनेक्टेड करते हैं ग्लोबलाइज़ेशन के थ्रू और कंट्रीज़ के साथ। और किसके थ्रू करते हैं? इसके अंदर हम ट्रेड, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इतना सही है, समझ आया? 3 चीज़ों को हम 3 चीज़ों के साथ दुनिया को बता रहे हैं। मतलब मतलब ये कि भैया इकोनॉमिक्स हमारे देश की सोसाइटीज़, हमारे देश का कल्चर हम लोगों को बता रहे हैं कि है। किसके थ्रू बता रहे हैं? हम बता रहे हैं ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन 3 चीज़ों के थ्रू बता रहे हैं। ओके भैया आगे आगे भैया एडवांटेजेस हैं 5। इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, उसका डेवलपमेंट होता है। ओके। एक्सेस होता है हम कंज्यूमर के पास वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके। इंक्रीज होता है अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर। ओके। नॉलेज होती है हमें किसकी? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, मतलब जो रफाल वाला एग्जांपल दिया था मैंने। ओके। कल्चर एक्सचेंज होता है बेसिकली, वो भी हमारा एक एडवांटेजेस है। ओके भैया फिर डिसएडवांटेज, 5 एडवांटेज हो गए, 5 डिसएडवांटेज। इनकम की इनइक्वालिटी रहती है, गैप वेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके भैया जॉब की लॉस हो जाती है बहुत सारे सेक्टर में। ओके भैया इन्वायरमेंट को हानि होती है। ओके भैया लॉस ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी, गायब हो जाते हैं बहुत सारे कल्चर, तो समझ नहीं आता वो छोटे छोटे कल्चर हैं भी या नहीं है। बहुत बढ़िया। और एक्सप्लोइटेशन होता है लेबर्स का, बहुत ज्यादा बढ़िया भैया हो गया। ओके 3 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। अब आता है भैया एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व भाई, इंडिफरेंस कर्व के लिए ना मेरे को एक चीज खोलनी पड़ेगी यहाँ पे। इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। और मैं जानना चाहूंगा भैया इमेजेस में। इमेजेस में जाने के बाद ये बाइल जूस वाली इमेजेस को मैं यहाँ से पिक करना चाहूंगा यहाँ पे।
और यहाँ पे एक और पेज खुलेगा। मैं यहाँ से एक और बार इमेज पिक कर लूँगा, एक और पेज खुलेगा। नीचे जाने के बाद एक और इमेज को यहाँ से मैं पिक करके यहाँ डाल दूंगा। अब खुल गई है इमेज। अब भैया इमेज खुल गई है। ओके, क्या समझाना चाह रहे थे भैया इस इमेज से? भाई इस इमेज से ही समझ आएगा जो भी आएगा। ओके भैया समझाओ जरा। आते हैं, ये रहा। इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ओके, ये रहे भैया ग्राफ है, ग्राफ है, हाँ भैया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, इसके अंदर क्या होता है? हम दो गुड्स को कंपेयर करते हैं बेसिकली। मैंने यहाँ लिख रखा है, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स और सर्विसेज दैट प्रोवाइड ए कंज्यूमर विद द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। गोले का तेल किसी भी कंपनी का हो, गोले का तेल तो गोले का तेल ही है ना, सेटिस्फेक्शन तो वही है ना। नवरत्न है, सर में ठंडा ही तो करता है। बेशक डाबर का तुम नवरत्न ले आओ, तुम बेशक पैराशूट जैस्मिन का वो नवरत्न ले आओ, किसका भी ले आओ, नवरत्न का काम क्या है? ठंडा करते हैं सर, बात खत्म। सेटिस्फेक्शन वही आ रही है, हाँ आ रही है, तो वही सेम चीज। अब हमें बताना है इसकी प्रॉपर्टी। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंस कर्व। अब इनडिफरेंस कर्व सबसे पहले मैंने बता दिया तुम्हें क्या होता है। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है तीनों, तीनों में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, तो इसलिए ये क्या है? ये है इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? हमेशा एक तो डाउन स्लोपिंग होता है। इंडिफरेंस कर्व आर डाउन स्लोपिंग कर्व। ओके भैया, क्या ये डाउन स्लोपिंग है? ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो भैया? हाँ भैया ये तो डाउन स्लोपिंग है, सही कह रहे हो तुम। ओके, आगे चलते हैं। इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स ऑफ द ओरिजिन। जो उसका ओरिजिन है वहां से वो कन्वेक्स होगा। ओरिजिन, ओरिजिन ये है। पेंसिल ले लेता हूँ भाई, पेंसिल भी है हमारे पास, ये उसका ओरिजिन है। ओरिजिन से वो क्या होगा? ये ऐसा 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 कैसे भैया? रुको रुको मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है ना, ये कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स लेंस जिसने पढ़ा है, कन्वेक्स लेंस ऐसे ही तो कुछ होता है भैया। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स ओरिजिन से कन्वेक्स लेंस की तरफ होगा। ठीक है भैया, ओके, जो तुम कह रहे हो वो मान लेते हैं। आगे चलते हैं। आगे है, इन डिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट। कहीं पे मिल रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को? भाई कहीं नहीं काट रहे। कहीं काट रहे हैं? तुम्हें दिख रहा है कि इस लाइन ने, ऊपर वाली लाइन ने इस लाइन को, सेकंड वाली को, थर्ड लाइन को कहीं टच किया? थर्ड ने कभी फर्स्ट और सेकंड को टच किया? नहीं करा, तो मतलब ये काट तो नहीं रहे। ओके भैया, ये भी तुम्हारी बात 100% सही है। आगे चलते हैं। आगे आता है, हाइयर इन डिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हाइयर यूनिटरी लेवल्स। इसको समझाने के लिए ये वाली इमेज बढ़िया नहीं है, बट एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। हाइयर इन डिफरेंस कर्व, यहाँ तक मान लो इस कर्व को, ये यहाँ तक है। लेट्स अज्यूम ये यहाँ तक है। जितने बड़े बड़े कर्व होंगे ना वो यूनिटरी को दिखाएंगे। यूनिटरी मतलब प्रोडक्ट एक ही है मेरे भाई, कुल मिला के। ये छोटे छोटे कर्व हैं, तो मैं इनको कह सकता हूँ ये अलग अलग प्रोडक्ट है। ये यूनिटरी मतलब एक, यूनिटरी एक होता है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे कर्व है ना, ये यूं प्रेजेंट कर रहे हैं कि तीन अलग अलग प्रोडक्ट है, और तीनों का सेटिस्फेक्शन, तीनों काम एक ही है। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इन तीनों को थोड़ा-थोड़ा लंबा ऐसे-ऐसे कर दूँ, ऐसे-ऐसे कर दूँ, तो क्या होगा? तो मैं कह सकता हूँ कि भैया एक ही प्रोडक्ट है, कह लो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ये, परफेक्ट, जो कि एग्ज़िस्ट नहीं करता। ये पॉइंट भी एक्चुअली एग्ज़िस्ट नहीं करना चाहिए था, बट भाई पॉइंट है तो यार मानना देखो पड़ेगा, ठीक है? इसके ऊपर हम तर्क नहीं दे सकते। ओके, भैया 3 पॉइंट काफ़ी थे, 3 पॉइंट भैया काफ़ी थे वैसे तो, बट क्या होना है तुम भूल ना जाओ, इसलिए एक और, इनडिफरेंस कर्व डू नॉट टच आइदर एक्सिस। किसी भी एक्सिस को टच नहीं करते। ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई, ये होती है एक्स। इन दोनों में से किसी भी एक्सिस को यहाँ पे टच नहीं करते। ये यहाँ पे कभी टच नहीं होंगे। ओके भैया, 5 पॉइंट तो इनफ है भैया। हाँ भैया 5 पॉइंट इनफ है। एक बार वापस से पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या बताए थे हमने। फिर इनकी प्रॉपर्टीज बतानी थी किसकी, इनडिफरेंस कर्व की। इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी, ओके भैया। एक तो ये हमेशा डाउन स्लोपिंग होगा, ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ठीक है भैया। आगे आगे क्या होगा? ये कन्वेक्स सा होगा ओरिजिन से। ओके भैया ठीक है। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। और क्या होगा अगर ये ज्यादा हाइयर हो जाएं उनको रिप्रेजेंट करना, तो क्या होगा? वो यूनिटरी लेवल्स पे आ जाएंगे। ओके भैया, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच आइदर एक्सिस, किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेंगे। 5 पॉइंट है, 3 लिख के आ सकते हो एज योर विश, जितने भी लिखना चाहो। 3 तो लिखने ही लिखने मैंडेटरी है। पांचवा क्वेश्चन है, गिव द इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ट्राइब्स। ट्राइब्स क्या है यहाँ पे? ट्राइब्स की देखो एक छोटी सी फुल फॉर्म है, वो है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, ये इसके बारे में फटाफट से बता दो, और देन हमारा फटाफट से जो है फ्री करो, शॉर्ट क्वेश्चन जो है फ्री करो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन ये रह रहा है छोटा सा, इसके बाद फ्री कर देंगे। इसके देखो
इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने मेन चीजें लिख रखी है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये एक एग्रीमेंट है, ट्राइब्स नाम से एक एग्रीमेंट है। वो क्या है उसके मैंने तुम्हें फुल फॉर्म बता दिया, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। दिस इज द लीगल फ्रेमवर्क दैट सेट मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी, तुमने खरीद ली हो गवर्नमेंट से कैसे खरीद ली भैया? मैंने पेटेंट करा लिया, कॉपीराइट करा लिया, ये सारे आईपी प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, इस क्वेश्चन में सब है। ओके, रिक्वायरमेंट क्या होती है उसको जानने से पहले, क्योंकि यहाँ लिखा है ना, गिव द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ट्राइब्स, रिक्वायरमेंट को जानने से पहले हम जान लेते हैं ये किसने स्टैब्लिश किया और किस सन में किया। लिखा है यहाँ पे कि इट इज स्टैब्लिश इन 1995 बाय डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्टैब्लिश किया 1995 में किया। ओके, मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है आईपी क्या नाम प्रोटेक्शन का? तो वहां पे लिखा है ट्राइब रिक्वायर्ड मेंबर कंट्री टू प्रोवाइड ए मिनिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इन सब के बारे में हमारा आईपी प्रोटेक्शन जो है मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है। अच्छा, कहने का मतलब क्या था ये समझ नहीं आया। यूँ समझो, इसको अगले पॉइंट में समझेंगे, इसको अगले पॉइंट में समझेंगे, अच्छी तरह सब क्लियर होगा। देखो, कवरेज ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी है, कोई तुमने कोई चीज लिखी है वो तुम्हारी खुद की है, तुमने कोई इन्वेंशन किया तुम्हारा खुद का है, तो उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे राइट आते हैं, कौन कौन से? कॉपीराइट सुना होगा तुमने। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है प्रोटेक्शन ऑफ ऑथर, कोई चीज तुमने लिख दी है वो तुम्हारी है, वो कॉपीराइट है। किसी आर्टिस्ट की कोई पेंटिंग है ना, वो कॉपीराइट है। कोई क्रिएटर है या कोई एग्जिस्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम पे क्या कॉपीराइट हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है वैसे, पर मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। कंप्यूटर प्रोग्राम पे कॉपीराइट एज सच अगर ये बहुत बड़ी कंपनी है तो हाँ है, पर अगर तुमने कोई सस्ता सा प्रोग्राम बनाया है जो कि तीन चार प्रोग्राम के कोलेबोरेशन से बना है, कि तीन चार प्रोग्राम उठाए डाल दिया और मैंने खुद का एक नया बना दिया, दैट्स नॉट ए कॉपीराइट। ठीक है। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है प्रोटेक्शन होता है किसका? साइंस का। तुम्हारा कोई लोगो है, जैसे मैगी का लोगो है, नेस्ले का लोगो है, और किसका लोगो होता है, और वेदावर्ष का लोगो है जो तुमने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, ऐसे ऐसे लोगो। अब क्या होते हैं, जियोग्राफिकल भी हमारे पास इंडिकेशंस होते हैं। मान लो ताजमहल, तो ताजमहल डॉट कॉम कोई भी ऐसे ही बाय नहीं कर सकता। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है, और आगरा कहाँ है? इंडिया में है। तो कुल मिला के वो इंडिया का एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इंडस्ट्रियल डिजाइन, कोई भी इंडस्ट्रियल डिजाइन को हम यूज नहीं कर सकते, उसको हम पेटेंट करा सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर टाइम। पर ये पेटेंट अलग है और ये अलग है। इंडस्ट्रियल डिजाइन को हम कॉपी नहीं कर सकते, पेटेंट आ गया ये रहा। पेटेंट क्या है? कोई भी तुमने इनोवेशन करी उसको तुम 20 साल तक पेटेंट होल्डर है उसके, 20 साल तक उसको कोई यूज नहीं करेगा, सिर्फ तुम यूज करोगे। लेआउट डिजाइन, तुमने कोई लेआउट डिजाइन बनाया बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, तुमने उसको क्या करा? तुमने उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि पेटेंट करा लिया, कहने का मतलब है। तो अब तुम्हारे पास क्या है? वो यूनिक लेआउट डिजाइन अब तुम्हारा हो चुका है। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर चिप्स जो है तुम्हारी हो चुकी हैं, वो उसको कोई नहीं ले सकता। ट्रेड सीक्रेट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन। कोई बिजनेस इंफॉर्मेशन है जो कि लगता है तुम्हें पब्लिक नहीं होनी चाहिए, तो तुम उसका ट्रेड सीक्रेट करा सकते हो। सिंपल सी बात है, ये नाम पहली बार सुन रहा होगा, ट्रेड सीक्रेट करा लो। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है कल को लीक भी होगी ना, तो उसको कोई यूज नहीं कर पाएगा, ऐसा होता है। अब ये सारे पॉइंट कवर करने के बाद अब तुम्हें समझ आ रहा है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आईपी प्रोटेक्शन क्या है। ये सारे पॉइंट जो हैं वो सारे आईपी प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। और इसके मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है? मिनिमम स्टैंडर्ड ये रहे जो भी हमने पढ़े, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सारा पहला वाला पॉइंट है, ये सारा है सेकंड वाला पॉइंट। नाम बदल दिया, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आईपी प्रोटेक्शन, कवरेज ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आगे आते हैं इन्फोर्समेंट ओब्लिगेशन, ये क्या है? सिविल, इसको मैं क्या समझाऊं? इसको समझाएंगे ट्राइब्स, नोटबुक से देख के समझाएंगे। ट्राइब्स मैंडेट दैट मेंबर कंट्री एस्टेब्लिश प्रोसीजर ऑफ इन्फोर्सिंग आईपी राइट्स इंक्लूडिंग जुडिशियल प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मेकिंग हैंडल आईपी वायलेंस। अब देखो, अब मान लो तुमने कोई चीज बनाई जो कि तुम्हारी है, तुमने कोई इन्वेंशन करा नया, ठीक है, तुमने बिजली बना दी, नई बिजली बना दी कि तुम हाथ लगाओ बिजली बन जाए, ऐसा कुछ तुम कुछ तो इनोवेशन कर दिया, मेरे को नहीं पता क्या करा पर कर दिया। तो तुम किसके पास जाओगे अगर वो सेम चीज को चुरा के बेचने लग जाए? तो भैया तुम जा सकते हो जुडिशियल के पास, गवर्नमेंट के पास, कि भाई मैंने तो इसका ले रखा है पेटेंट, ये कैसे हो रहा है?
तो वही था, इन्फोर्समेंट ऑब्लिगेशन है। ऐसे ही ये हर जगह लागू है, जितने मेंबर कंट्री हैं, ट्राइब्स के बहुत सारे हैं, लगभग लगभग सारे ही हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड नेशनल ट्रीटमेंट, भाई इसको हर जगह वैलिड मान जाएगा, और नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, जो इस चीज को नहीं मानेगा वो गधा है, यूं समझ लो। द नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल रिक्वायर दैट मेंबर कंट्रीज, जो भी मेंबर हैं ट्राइब्स के, मस्ट नॉट ट्रीट फॉरेन आईपी होल्डर्स लेस फेवरेबली देन देयर ओन नेशनल्स। मतलब कोई बाहर का प्रोडक्ट है, यूएसए का प्रोडक्ट है, और उसको इंडिया वालों ने कॉपी कर लिया, तो इंडिया की गवर्नमेंट है ना उतनी ही स्ट्रिक्ट रहेगी जितनी की यूएसए की गवर्नमेंट रहती है, अगर उनका कोई ऐसे पेटेंट कॉपी कर लेता। तो जो सजा यहाँ होगी ना, इंडिया के अंदर इंडिया का प्रोडक्ट कॉपी होने पे जो सजा होगी, वही सजा ये होगी कि यूएसए का प्रोडक्ट अगर इंडिया वालों ने कॉपी कर लिया तो वही सजा दी जाएगी। वो है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबको नेशनल ट्रीटमेंट मिलेगा। ओके, बैलेंस ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशन, इसके लिए हमारे पास आता है यार, लाइसेंसिंग चाहिए होता है और फेयर यूज होता है कॉपीराइट का, जो बोर्ड अक्षरों में है, सिर्फ वही याद करने की चीज है कि मान लो कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आ गई, मान लो इसको ऐसे समझो कि कोविड आया, कोविड की वैक्सीन बनी। अगर ये वैक्सीन हमने बनाई, जो कि बनाई थी, ठीक है, ये बनाई थी, और अगर हम इसको और देशों को नहीं देंगे, उसका हमने पेटेंट करा लिया बेशक, पर अगर हम उसको और देशों को नहीं देंगे, तो ये अपने आप कॉपी होने लग जाएगी। कहने का क्या मतलब है भैया? कहने का ये मतलब है, अगर वहाँ से कॉपी हो भी रही है ना, अगर कोई एकदम से हेल्थ इमरजेंसी आ गई या कुछ भी आ चुका है देश में, महामारी आ गई, कुछ भी आ गया, तो होगा क्या कि जो तुम्हारे कॉपीराइट है ना, वो वैलिड नहीं रहेंगे। तुम हाँ उसको सेल कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, एक रेट पे सेल कर सकते हो, जायज रेट पे, नहीं कि मैं 20 करोड़ रुपए लूंगा, मेरा तो पेटेंट है, नहीं, एक जायज रेट पे सेल कर सकते हो। बट अब वो तुम्हारे ना राइट से यूं नहीं है कि सिर्फ 20 साल तक तुम यूज करोगे, पेटेंट हो गया भैया, पेटेंट नहीं, वो नहीं चलेगा। तो वो है बैलेंस ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब आता है शॉर्ट नोट लिखना है हमें किस किस पे, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, एमएनसीज और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इन सब के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है, बात खत्म। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट ऑल एल्स बीइंग इक्वल, एज द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज, द क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब क्या, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है? प्राइस घटे, डिमांड बढ़ी। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस घटे, डिमांड बढ़ी। मैं इसको यहाँ लिख भी देता हूँ भैया, प्राइस प्राइस घटे, डिमांड बढ़ी, बस यही है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, अब फिर लॉ ऑफ सप्लाई क्या है भैया? कि डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, प्राइस घट गए। यहाँ क्या था? डिमांड घटी, प्राइस बढ़े। यहाँ है डिमांड, तो क्या है? बढ़ गई और प्राइस घट गए। लॉ ऑफ सप्लाई है। इतना ही है, हाँ भैया इतना ही है। ओके भैया, तुमने कह दी, हमने मान ली, हाँ भैया पूरी ये पढ़ लेना, ये बिल्कुल सेम ये चीज बता रहा है। ओके, एमएनसी क्या होते हैं? एमएनसी होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि बाहर के दुनिया भर के जगह जाती हैं। इंडिया की कंपनी है, वो यूएस जाके काम कर रही है, वो बेंगलोर जाके, बेंगलोर तो इंडिया में ही होगा, श्रीलंका जाके काम कर रही है, पाकिस्तान, ईरान, अफ्रीका, एशिया तो पूरा कॉन्टिनेंट हो गया, और कहाँ होता है? रशिया, अलग अलग जगह काम कर रही है, तो उसको हम एमएनसी कहेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी। गूगल, गूगल हर जगह प्रेजेंट है, हर एक कंट्री में। चाइना के अंदर चलता नहीं है, वो अलग बात है, पर प्रेजेंट तो है। तो कहने का मतलब वो एमएनसी है। ओके, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या है? इकोनॉमिक ऑफ स्केल रेफर टू द कॉस्ट एडवांटेज दैट ए फर्म, इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स ये है कि कोई भी एक फर्म है, उसका अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, है ना, फर्म का अगर क्या हो जाए, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, एज आउटपुट राइजेस, द एवरेज कॉस्ट ऑफ द पर यूनिट प्रोडक्शन जनरली डिक्रीज। एक जूता बनाने में मेरी कॉस्ट आ रही है 500 रुपये, और मैं उस जूते को बेच रहा हूँ 800 रुपये, और अगर मैं एक जूता बनाने की कॉस्ट अगर कहीं ना कहीं से कैसे भी जुगाड़ करे, कैसे कितना कर दूं, मैं उसको कर दूं, उसका कॉस्ट कम कर दूं, मैं उसको कर दूं 400 रुपये, तो अब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 400 रुपये, क्यों? बेच 800 में रहा हूँ। ठीक है, पहले 300 का हो रहा था, अब 400 का हो रहा है। तो ये जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल है ना, दो टाइप का होता है, पहला होता है इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल, सेकंड होता है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इंटरनल में क्या होता है? कॉस्ट सेविंग विद इन द फर्म, लाइक बल्क परचेजिंग एंड एडवांस कॉस्ट। मान लो आलू खरीदने जा रहे हो तुम, आलू का रेट चल रहा है मान लो 35 रुपए किलो, तुम लेते हो 5 धड़ी आलू, 5 धड़ी मतलब 25 किलो आलू लेते हो, तो तुम्हें 30 रुपए के हिसाब से लगा के दे देगा वो। ठीक है, तो वो क्या, हमने वो बल्क में हमने परचेज कर लिया, तो हमें सस्ता लग गया। तो अब क्या हो रहा है कि सस्ता लग गया, तो यार मैंने कॉस्ट काट ली। एक्सटर्नल क्या होता है? कॉस्ट बेनिफिट फ्रॉम इंडस्ट्रियल लेवल फैक्टर्स सच एज इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड लेबर
पूल। एक लेबर जो है एक दिन में 50 जूते बनाती है और वो 50 जूते सेल करने में मेरे को टाइम लग रहा है 1 महीने का। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैंने स्किल्ड लेबर पकड़ी जो कि एक दिन में 60 जूते बनाती है ना? और महीने जो मैं सेल कर रहा था वो उसी महीने में सेल कर रहा हूँ। मतलब 60 जूते मैं एक ही महीने में सेल कर रहा हूँ। तो ये मेरी एक्सटर्नल कॉस्ट है कि मैं स्किल्ड लेबर्स को लगा सकता हूँ। ओके भैया, शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस। शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस एग्जामिन्स ए फर्म प्रोडक्शन कॉस्ट ओवर ए पीरियड ड्यूरिंग व्हिच एट लीस्ट वन इनपुट यानी कि लाइक कैपिटल इज फिक्स्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या भैया? ये दो टाइप की होती है। पहले चीज तो समझाता हूँ। शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस की छोटे टाइम के लिए मैं मेरे कॉस्ट को एनालाइज कर रहा हूँ कि किस चीज में कितना पैसा लगेगा। ठीक है, उसके अंदर टाइप समझेंगे, उसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? ये चेंज नहीं होगी। जैसे कि रेंट है, रेंट भाई 10,000 रुपये अगर मेरी बिल्डिंग का रेंट जाता है तो वो तो जाना ही है भाई, हर महीने जाना है। समझ रहे हो? तो और जो मेरे को सैलरी देनी है, मेरे 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, हर एक की सैलरी है 10,000। 1 लाख रुपए मेरे जाने ही जाने हैं सैलरी के अंदर, तो भैया वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो तो जाएगी हर महीने। वेरिएबल कॉस्ट ना फिक्स नहीं होती। जैसे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आज मान लो मैं कितना बताऊंगा, आज मान लो मैं चमड़ा खरीद रहा हूँ जूते बनाने के लिए। कितने कितने किलो खरीद रहा हूँ चमड़ा? चमड़ा किलो में तो आता होगा, पता नहीं भाई मैं खरीदाने का भी, पर अगर किलो में आता है तो 20 किलो मान लो मैं चमड़ा खरीद रहा हूँ आज की डेट में। कल को मेरी कंपनी या फर्म बड़ी हो जाती है तो मैं 50 किलो भी चमड़ा खरीद सकता हूँ। और मेरे को ज्यादा लॉस हो जाता है तो मैं 10 किलो चमड़ा भी खरीद सकता हूँ। वो वेरिएबल कॉस्ट है, डिपेंड करती है। टोटल कॉस्ट क्या होता है? सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, वो हमारे टोटल कॉस्ट निकलते हैं। ये हमारी मेन खर्चा होता है जितना हमें लगाना होता है। ठीक है, मतलब जो लगता है। ट्रेड साइकिल क्या होती है? द ट्रेड साइकिल ऑफ ए बिजनेस साइकिल इज द आई मीन fluctuation in economics activity over time, typically includes period of expenses and contradiction। अच्छा, अब इसका समझो। ट्रेड साइकिल बेसिकली इसका ना मेरे पास यार वो थी एक फोटो। आई थिंक वो यहाँ तो नहीं मिलेगी। एक बुक के अंदर फोटो है, अगर तुम बुक खोल के देखते हो थोड़ी बहुत भी। होता क्या है कि मान लो एक कंपनी है, उसने कोई चीज बनाई, उसी के क्या नाम है जो काम कर रहे हैं ना वर्कर, उन्होंने वो चीज खरीद ली, उसको कंज्यूम कर रहे हैं। और वर्कर ही उसको कच्चा माल प्रोवाइड कर रहे हैं इंडस्ट्री को, जो फर्म बना रही है। तो ये जो साइकिल चल रही है इसको ट्रेड साइकिल कहते हैं कुल मिला के। ठीक है, इतना समझ लो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सिंपल बात से पता चल रहा है, प्रॉफिट को बढ़ा देना किसी फर्म के, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहलाता है। ओके, क्या इतना क्लियर है? क्या हमारे सारे के सारे शॉर्ट क्लियर हो चुके हैं? अगर हो चुके हैं तो एक बार कमेंट में लिख देना भाई, शॉर्ट्स ऑल क्लियर। शॉर्ट्स ऑल क्लियर एक बार भाई सारे कमेंट कर देना अगर यहाँ तक वीडियो में पहुंच चुके हो तो। ठीक है, एक बार फटाफट से मैं जल्दी से पानी पी के आता हूँ, वीडियो को पॉज कर जाता हूँ और फिर हम चालू करते हैं हमारा सेक्शन सी, जिसके अंदर है 7 क्वेश्चन। सातों के सातों हम क्लियर करेंगे, इतना पानी पी के आया बस। ठीक है, करते हैं। अरे रुका कैसे? नहीं, पॉज करने को कहा था मैंने, पॉज हो जा भैया। पॉज पॉज पॉज, पॉज का एक बटन था ना। पॉज पॉज नहीं हुआ, पॉज कैसे होगा? नहीं होगा भैया, नहीं होगा। सेटिंग में जाकर करना पड़ेगा। तो लेट्स कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन। मैं सोच रहा था पॉज करेंगे, पानी पुनी पी के आएंगे, बट वन शॉट करते हैं भाई। फिर तो मजा ही आने वाला है। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? एक्सप्लेन प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और इसका हमें बताना है इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसको फटाफट से ही खत्म करते हैं। खत्म ही करूंगा भाई बिल्कुल, अब तो वन शॉट। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया था, परफेक्ट कंपटीशन बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता का मतलब है आज तक बना ही नहीं है। बिल्कुल सेम कलर, बिल्कुल सेम प्राइस, बिल्कुल सेम उसकी कंडीशन, हाइट, वेट सब कुछ सेम होना इज नॉट पॉसिबल किसी भी चीज का। आलू भी है, आलू किसी खेत में 2 किलो का एक आलू हो सकता है, मेरे खेत में 1.5 किलो का एक आलू हो सकता है। तो आलू का शेप, कलर, साइज, हर चीज सेम नहीं हो सकती। तो परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट, पहली बात समझ लो। और परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है? जिसमें कलर, मैं बता चुका हूँ ये चीज। कलर क्या हो? कलर कह लो, वेट कह लो, हाइट, लेवल, सब चीज सेम हो। सब 1 2 3 सब सब चीज सेम हो, वो हो गया हमारा परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, समझ आ जाएगा परफेक्ट कंपटीशन क्या है। लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होंगे। लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर कैसे होंगे? कि बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स होंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स होंगे। एक ही प्रोडक्ट है, सब बेच रहे हैं, सब खरीद रहे हैं। ठीक है, होमोजेनियस प्रोडक्ट हो। होमोजेनियस मतलब एक ही टाइप का प्रोडक्ट हो, अलग अलग प्रोडक्ट नहीं होंगे। जूते और कपड़े, जूते और कपड़े क्या है? जूते अलग चीज है, कपड़े अलग चीज है। जूते और खाना, खाना अलग फील्ड है
और जूते अलग फील्ड है, तो होमोजेनियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट होंगे। कपड़े के अंदर शर्ट आ सकती है, टी शर्ट आ सकती है, ये हो गए होमोजेनियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। और हेटेरोजेनियस कौन से हो गए? अलग 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 कौन से होते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्ट? साबुन साबुन एक अलग प्रोडक्ट है और जूता एक अलग प्रोडक्ट है, ये हो गए हेटेरोजेनियस। समझ आ रहा है तुम दोनों को डिफरेंस? ठीक है, आ गया फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या है? कोई भी अंदर आ सकता है इस मार्केट में, कोई भी मार्केट के बाहर जा सकता है, कभी भी आओ कभी भी जाओ। आज मेरे पास सामान है बेचने को, तो मैं जाऊंगा परफेक्ट कंपटीशन में बेच के आ जाऊंगा, कभी भी एंट्री करूंगा, कभी भी एग्जिट कर लूंगा। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है बोथ बायर और सेलर्स को कि जो ये सामान है ये इतने का ही मिल रहा है। आलू है, आलू 35 रुपए किलो मिल रहे हैं, तो भैया 35 रुपए किलो ही मिल रहा है, वो मेरे को भी पता है, तुम्हें पता है। तो वो हो गया हमारे पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो कि है किसकी? किसी भी प्रोडक्ट की। आई होप सो इतना सारा क्लियर है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन का जो मेन मसाला था वो हमने क्लियर कर लिया है। अब रह गया हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या है? मार्केट डिमांड एंड सप्लाई कर्व। मार्केट की डिमांड और सप्लाई कर्व होती है, मैं इसके अंदर समझाता हूँ तुम्हें। मार्केट डिमांड की देखो, मान लो ये डिमांड है और ये सप्लाई कर्व है, ये जो मिड पॉइंट बना ना, इसको मैं कह रहा हूँ इक्विलिब्रियम। क्या कह रहा हूँ? इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इन इसके अंदर फर्क क्या है समझना, ध्यान से समझना। मान लो अगर 10 रुपए किलो क्या मिल रहा है? आलू मिल रहे हैं, 10 रुपए किलो आलू मिल रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, 10 रुपए किलो मान लो आलू मिल रहे हैं। उसकी डिमांड है उस टाइम 10 किलो। 10 किलो उसकी डिमांड है। 10 रुपए किलो आलू मिल रहे हैं, 10 किलो डिमांड है, तो कितना हो गए? 100 किलो आलू बिके। यही तो हुआ। 10 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं और 10 किलो बिक रहे हैं, तो कितने डिमांड है? 100 किलो डिमांड है। ओके। और वहीं पे मैं कह दूं कि अगर 100 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं, 100 रुपए किलो, अभी यहाँ पे 10 रुपए किलो था, अब यहाँ 100 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं, तो अब लोग आएंगे सिर्फ 1 किलो खरीदने। पैसा उतना ही है ना, पैसा उतना ही लगा। 10 रुपए में अगर मैं 10 किलो खरीदूंगा तो कितने रुपए लगेंगे? 100 रुपए। और अगर मैं 100 रुपए किलो आलू कर दूं तो मेरा कितने किलो बिकेगा? 1 किलो। बात समझ रहे हो? बिकना क्वांटिटी इतनी ही है। यहाँ 1 किलो क्वांटिटी बिक रही है, यहाँ 10 किलो 100 किलो क्वांटिटी बिक रही है। तो अगर मैं, ध्यान सुनना इस चीज को, अगर मैं 10 रुपए किलो आलू बेच रहा हूँ, तो मेरे बिक रहे हैं 100 किलो। कितने बिक रहे हैं? 100 किलो। पर मेरा जो प्रॉफिट है ना वो सिर्फ 10, मतलब 10 रुपए में क्या आलू बेचूंगा मैं। और अगर मैं यहाँ बेच रहा हूँ 1 किलो आलू, 1 किलो आलू, पर बेच रहा हूँ मैं 100 रुपए का, तो यहाँ पे मैं क्या होगा? कंज्यूमर जो 9 किलो डिमांड है उसको मैं फुलफिल नहीं कर पाया, उसको मैं फुलफिल नहीं कर पाया। इसका एक बीच का रेट निकाल लो। भैया 50 रुपए किलो आलू बिकेंगे, है ना? 50 रुपए किलो आलू बिकेंगे और कितने बिकेंगे? 5 किलो आलू बिकेंगे, है ना? इससे कौन कौन खुश? कस्टमर भी की डिमांड भी ठीक ठाक पूरी हो जाएगी और इसको भी अपना पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये जो मिड पॉइंट होता है ना, ये होता है वो पार्ट। कौन सा पार्ट भैया? ये ये हो गया डिमांड और ये हो गया प्राइस वाला। तो ये जो मिड पॉइंट आया ये आया 50 रुपए किलो के हिसाब से आलू बिके हैं हमारे। ठीक है, तो ये मामला होता है प्राइस इक्विलिब्रियम का। ठीक है, ये मैंने तुम्हें क्लियर करा दिया है। अब आगे चलते हैं, आगे पे आते हैं। आगे है ये हो गया कर्व, हमने कर्व तो हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं, लॉन्ग रन एडजस्टमेंट। लॉन्ग रन एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? वेट वेट वेट, लॉन्ग रन एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? इन ए फर्म इयरिंग अब नॉर्मल प्रॉफिट, एकदम से बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ जाना किसी फर्म के अंदर और एकदम से उसका डाउनफॉल आ जाना, वो है लॉन्ग रन एडजस्टमेंट्स। एकदम से बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ जाना या एकदम से बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाना मेरी, वो है एबनॉर्मल लॉन्ग रन एडजस्टमेंट। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन इतना ही है, जितना भी था मैंने कवर करा दिया, जितना भी था। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, मैंने तुम्हें बता दिया परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, और उसके बारे में की कैरेक्टरिस्टिक भी बता दी, और उसके बारे में मैंने तुम्हें इक्विलिब्रियम भी समझा दिया। आगे चलते हैं, डिस्क्राइब द एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट टू चेक स्लैश कंट्रोल इन्फ्लेशन। ओके, गवर्नमेंट के द्वारा जो है ऐसे एफर्ट जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के काम आएंगे, वो हमें बताने हैं। इन्फ्लेशन क्या है ऑलरेडी तुम जानते हैं, इन्फ्लेशन मैंने प्लॉट वाला एग्जांपल दिया था, आई होप सो वो तुम्हें अभी तक याद है। उसके बाद आता है मॉनेटरी पॉलिसी मेजर, और फिर आता है फिस्कल पॉलिसी मेजर। दो पॉलिसी मेन है, इन दोनों को हम समझेंगे। इसके आगे एक और भी आती है वैसे तो चीज, ये है सप्लाई साइड मेजर, उसको भी बात करेंगे, पर पहले दो मेन चीज पे आते हैं। जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, कौन कौन से? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द फेडरल बैंक ऑफ इन द यूएसए, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं often take several steps to control inflation by influencing money supply and interest rate। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना, इससे क्या होगा? लोग लोन नहीं ले पाएंगे, इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन नहीं होगा, पैसे ज्यादा हमारे से जाएंगे नहीं, छपेंगे नहीं। दिस इज इसे हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा।
ओके, तो यही लिखा है पहले कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट, एकदम से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना, बहुत तगड़े लेवल पे इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा हाइप पे कर देना, वो हमारा क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओएमओ। द सेंट्रल बैंक सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट टू reduce द मनी सप्लाई। Sell money in circulation can help decrease customer spending, slow down demand pull inflation। मेरी बात समझो, अगर मान लो कोई चीज ना इन्फ्लेशन से इफेक्टेड है, तो अगर जितने ज्यादा लोग उसको खरीदना चाहेंगे ना, तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कस्टमर को रोकना पड़ेगा कि वो अपना पैसा ज्यादा खर्च ना करे। जितना ज्यादा मतलब पैसा फ्लो होगा ना मार्केट में, उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। तो हमें उस पैसे को रोकना है। इंटरेस्ट रेट हायर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो है उनको बढ़ा देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो तुम्हारा पैसा है ना, उसको हमने सिक्योरिटी के रूप में रोक लिया। अब मार्केट में पैसा है ही नहीं, इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल कर ली, ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसके बाद होता है इंक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो। जो कैश रिजर्व रखता है ना बैंक, इसको हम कहते हैं लिक्विड रेशियो बेसिकली। यहाँ पे लिखा है स्टैट्यूटोरी, जो भी लिखा है लिक्विड रेशियो, एस एल आर। इस चीज को ना हम मतलब रिजर्व, जैसे बैंक कहता है कि मेरे पे ना सिर्फ जो टोटल अमाउंट आता है ना बैंक के अंदर, उसका 10% बैंक में होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 10% होना चाहिए, बाकी सब बेशक दान में दे दो। ठीक है, तो जो 10% है ना, अब हमने उसको क्या कर रखा, और बढ़ा दिया। और बढ़ा दिया, कैसे बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया कैश रिजर्व रेशियो, और बढ़ा दिया। 50% हम कैश रखने लग गए, अब रख ही रहे हैं हम कैश। पॉलिसी रेट क्या, सेंट्रल बैंक में यूज पॉलिसी रेट सच एज द रेपो रेट्स के बारे में बताऊंगा मैं तुम्हें। रिजर्व रेपो रेट्स टू रेगुलेट फ्लो ऑफ मनी, इंक्रीज दीज रेट्स discourage bank and borrowing from the central bank, thus reducing overall money supply in the economy। बैंक जो है ना, वो क्या करते हैं, लोन देते हैं लोगों को, ताकि वो इंटरेस्ट रेट ले पाए लोगों से। ठीक है, मान लो मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया, और मेरे पे पर मंथ 10,000 रुपये मेरे को देने हैं। तो लास्ट के एंड तक आते आते मेरे पे 50-60 हज़ार रुपये मेरे को एक्स्ट्रा और पे करने पड़ेंगे। मान लो मेरे को 2-3 लाख रुपए शायद एक्स्ट्रा पे करने पड़े, जब मेरा सारा लोन उतरेगा तब, क्योंकि मैं किस्तों में दे रहा हूँ। ठीक है, तो रेपो रेट बेसिकली क्या होते हैं कि बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉर्मल जो छोटे मोटे बैंक हैं उन सबसे कहता है कि बैंक्स, मेरी बात सुनो, जितने बैंक्स हैं वो सारे जो है आगे लोन मत दो, बिल्कुल मत दो। तुम सारे लोन ना मेरे को दे दो। जो तुम्हें लोन का पैसा लोगों को देना है ना, वो तुम लोन का पैसा मेरे को दे दो। और जितना इंटरेस्ट रेट बनता है ना मार्केट के हिसाब से, कि भाई 5-6% बनता है, तो मैं तुम्हें 7% दूंगा, तुम मेरे को दे दो। और वो है रेपो रेट्स। जो रेट बनता है ना, वो रेपो रेट बनता है, कि जो नॉर्मल मार्केट में रेट चल रहा है उससे 1-2% मैं फालतू ही दूंगा, तुम मेरे को दो। कैश ऑफ जो पैसा है ना, फ्लो है, उसको इंक्रीज मत करो यहाँ पे मार्केट में। जितना ज्यादा तुम पैसा फैलाओगे ना मार्केट में, उतना ज्यादा दिक्कत आएगी। तो ये कहता है कि मेरे को दे दो। ये हो गया रेपो रेट्स और पॉलिसी रेट्स। अब आता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या करता है, फिस्कल पॉलिसी कहता है रिड्यूस पब्लिक स्पेंडिंग। ये पब्लिक स्पेंडिंग को बहुत ज्यादा घटा देता है, by decreasing government expenditure or infrastructure subsidies and other public projects, the government can reduce overall demand, helping cool down the economy। अब पब्लिक स्पेंडिंग पे बहुत कम कर देती हैं। कोई भी सब्सिडी आती है, तुम सिलेंडर मंगाते हो, उसकी सब्सिडी आती है, आएगी ही नहीं। भाड़ में जाओ तुम, आएगी ही नहीं। जितना सिलेंडर का रेट है ना ओरिजिनल, उतना ही तुमसे लेंगे। तो मतलब कैश फ्लो होगा ही नहीं ना भाई, कैश फ्लो होगा ही नहीं, गवर्नमेंट तुम्हें कैश देगी ही नहीं, तुम फ्लो आगे करोगे ही नहीं, बात खत्म हो जाएगी भाई। इंक्रीज रेट, एकदम से रेट बढ़ा दिए जाएंगे हर चीज के। लाइक टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, इनकम टैक्स, इसके अलावा क्या, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया जाएगा, लोग खरीदें ही ना भाई। परचेज एकदम से सारी ठहर जाए। A a high fiscal a high fiscal deficit, excess of the government expenditure over revenue, often lead to inflation by reducing the deficits through better budgeting and control spending। अब बजट कौन बना रहा है इस बार, मेरे को कमेंट करके बता देना इस बार कौन बना रहा है बजट, और कैसा बजट रहा है। मैंने तो बजट पूरा पढ़ा था, तो तुम्हें बताना है। बजट का होता क्या है, बजट से बेसिकली हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, कि भैया अगर मैं क्या करूँ, बजट के अंदर ऐसे चेंजेस कर दूँ कि 10 लाख रुपए कमाने वाला बंदा जो है, अब वो मेरे को इनकम टैक्स देगा 8 लाख रुपए या 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए सही लग रहा है। 4 लाख रुपए में वो मेरे को इनकम टैक्स देगा। तो बंदा सिर्फ 6 लाख ही स्पेंड कर सकता है पूरे मार्केट में, वो 6 लाख ही तो घुमाएगा। बाकी तो सारा पैसा मेरे पास है उसका। तो उसको मैं ऐसे इंक्रीज करके कम कर सकता हूँ इन्फ्लेशन। ठीक है,
और उसको क्या बेनिफिट दूंगा, उसको बेनिफिट बहुत सारे दे सकता हूँ मैं कि भाई मैं तेरे को शेयर खरीद दूंगा, ये खरीद दूंगा, वो खरीद दूंगा, वो सब। आई होप से यार ये 2 पॉइंट बहुत है। पर अगर तुम्हें पढ़ना है तो सप्लाई साइड मेजर भी पढ़ लेना। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेगुलेटरी मेजर। ठीक है, बात वही है जितने मैंने तुम्हें बताई। प्राइस कंट्रोल होता है सब्सिडीज के एंटी, हाँ ये नया है, एंटी होल्डिंग मेजर। गवर्नमेंट में इन्फोर्स लो अगेंस्ट होल्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, जो पैसा ब्लैक में होता है उनके खिलाफ बहुत सारे लॉज लगा सकती है और इम्प्रूव कर सकते हैं कंपटीशन। भैया सही से यार पैसा सही से बहा लो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो प्रैक्टिस है ना उसको खत्म कर सकती है। तो भैया जो भी एक सिंगल सेलर है ना, 4-5 सेलर आ जाओ, वो कर सकते हो गवर्नमेंट। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं। देखो अभी जस्ट अभी हमने एक्सप्लेन करी है, देखो पूरी फिस्कल पॉलिसी ये जस्ट हमने एक्सप्लेन करी है, वही फिस्कल पॉलिसी है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमारा पूरा कवर है। व्हाट आर इट ऑब्जेक्टिव वगैरह, रोल वगैरह जितना भी सब कवर है। इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है, रिसोर्स को एलोकेट करती है, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, ये सारी चीजें हैं। रोल क्या है, रोल भी यही है। तो जो ऊपर पढ़ा यही सेम रोल है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइस पॉलिसी? प्राइस पॉलिसी के बारे में तुम क्या जानते हो? ओके, प्राइस पॉलिसी के बारे में भाई क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो प्राइस पॉलिसी के बारे में? प्राइस पॉलिसी के बारे में मैं बताता हूँ। प्राइस पॉलिसी क्या है? रेफर टू द स्ट्रेटजी एंड सेट गाइडलाइंस adopted by the government of a firm determines the price of the goods and services in the economy. Price policy are designed to manage price level, prevent inflation, इन्फ्लेशन को खत्म करता है, सबसे बड़ी चीज स्टेबलाइज द मार्केट, मार्केट को स्टेबलाइज करता है किससे? इन्फ्लेशन से। ओके, एंड इंश्योर essential goods remain affordable for the customer. प्राइस पॉलिसी बेसिकली कुछ नहीं है। प्राइस पॉलिसी वो है कि प्राइस को किस तरीके से यूज किया जाएगा, पैसा कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, कितना कितना फ्लो होगा। डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस को इसके अंदर हम जानते हैं। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, सेम वही पॉइंट है जो अभी तक हम पढ़ता है। मार्केट, मार्केट स्ट्रक्चर एंड कंपटीशन, गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर अभी पढ़ा के आया हूँ, सब सब पढ़ा के आया हूँ ये सब। इसमें तो भाई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है इंडिया की? पॉपुलेशन भाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, सच बात है। एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर डिपेंडेंट मतलब देखो एग्रीकल्चर ना सिर्फ साल में 4-5 महीने रहता है ना। ऐसा नहीं है कि पूरे 12 के 12 महीने तुम खेतों में लगे हुए हो और फसल उगे जा रही है और तुम काटे जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। स्लो, इसलिए जो है ना वो एग्रीकल्चर पूरा डिपेंडेंट है आज भी इंडिया, तो इस वजह से जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है। स्लो ग्रोथ है इंडस्ट्रियल सेक्टर की, बहुत स्लो, क्योंकि हम ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस है आज भी। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे पास नहीं है ताकि हम बेसिकली ज़्यादा जॉब जॉब प्रोवाइड करा सकें। एजुकेशनल एंड स्किल गैप, बहुत ज़्यादा गैप है ये। स्कूलों में जाओ तुम्हें स्कूल के अंदर कोई स्किल नहीं सिखाते, कोई कुछ नहीं सिखाते। बहुत सारे लैक है, मतलब स्किल्स की लैक ऑफ स्किल्स है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है। भाई अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज जब है ही नहीं तो वहाँ पे तुम क्या सोच रहे हो? एक टीचर पढ़ा रहा है मेरे भाई 150-200 बच्चों को, तो उस पे यार 2 टीचर रखो ना, कि 60-60 70-70 बच्चे एक टीचर पे दो, है ना? और कम करो 4 टीचर लगाओ। तो जब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है तो एक ही रूम है तुम्हारे पास, रूम में 2 नहीं है जो 2 टीचर आके पढ़ा दें। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होती है भाई? ये बहुत आसान है कि यार ये होती है मिसमैच बिटवीन द स्किल एंड द वर्क फोर्स दैट जॉब आर अवेलेबल। मान लो मेरे कोडिंग आती है और कोई मेरे को कहे कि तुम्हें हेल्थ सेक्टर में जॉब चाहिए, तो मैं नहीं कर सकता, साफ बात है। तो उसे मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अगली आती है फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल क्या होती है? ये होती है इंडिविजुअल आर टेम्परेरी अनएम्प्लॉयड व्हाइल मूविंग बिटवीन जॉब्स एंड एंटायर ऑन द वर्क फ्लो एट अ टाइम। मान लो मेरी एक जॉब थी, एक जॉब छूट चुकी है और दूसरे के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो जो बीच में मैं अनएम्प्लॉयड हूँ ना उसको मैं कह रहा हूँ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक होती है साइक्लिक। साइक्लिक का बेसिक सा ये है कि ये बिजनेस को बेसिकली लिंक करती है। इसको तुम ये समझो, साइक्लिक को दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लिंक्ड टू द बिजनेस साइकिल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक्स डाउन टर्न और रिकर्शन। रिकर्शन मतलब तुम्हें बाहर निकाल दिया जाता है वो चीजें। कंपनीज कट बैक ऑन प्रोडक्शन लीडिंग द जॉब layoff एंड साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर इन सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर टूरिज्म। सीजनल मतलब सीजनल, सीजन है तो काम है, नहीं है तो नहीं है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइड, डिसगाइड क्या होती है? दिस रेफर टू सिचुएशन वेयर मोर वर्कर आर एम्प्लॉयड। देखो एक काम को करने के लिए 3 जने हैं,
चाहिए और वहाँ मैं 8 जने लगा दूँ तो जो 4-5 बैठे हैं वो कुछ काम नहीं कर रहे। तो वो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है भाई? प्रमोट करो स्किल डेवलपमेंट को, स्किल दो बच्चों को, है ना? एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को और बढ़ावा दो, एनकरेज करो उनको, इन्वेस्ट करो इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है? सपोर्ट करो एग्रीकल्चर सेक्टर को, ओके। आगे क्या कर सकते हो? इंक्रीज कर सकते हो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के अनएम्प्लॉयमेंट को, ओके। उसके बाद फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, ये मैं तुम्हें समझा चुका हूँ क्या है, इसके ऊपर इन्वेस्ट करो। यही ये सब। छठे क्वेश्चन पे, छठे क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जिम पॉलिसी क्या है? एग्जिम पॉलिसी रेफर टू सेट ऑफ गाइडलाइंस स्लैश रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न इंटरनेशनल ट्रेड, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट और गुड्स सर्विसेज इन इंडिया। ज्यादा इसको मैं कहना चाहूंगा ऑब्जेक्टिव से समझना, है ना? होता क्या एग्जिम पॉलिसी? एग्जिम पॉलिसी होती है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी बेसिकली, ठीक है? और प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट रहेगी, जिससे कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट रिजर्व है वो हमारा बढ़ेगा, जिससे हमारी इकोनॉमिक स्ट्रांग होगी। सिंपल बात। इनहेंसिंग फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, है ना? इनहेंस करना चाहता है। इम्पोर्ट करना चाहता है सस्टेनेशन, कैसे? मतलब द पॉलिसी इनकरेज द सस्टेनेशन ऑफ इम्पोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट थ्रू द प्रमोशन ऑफ इन डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री एंड सेल्फ रिलायंस। मेक इन इंडिया बेस्ट एग्जांपल है इसका, है ना? बूस्टिंग ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस क्या कहना चाह रहा है ये? कंपनी के जो ट्रेड है उसको थोड़ा बैलेंस करो, कि रिड्यूस करो जो बाहर की ट्रेड हो रही है उनसे और उनको अपने इंडिया में बनाओ। इनकरेज करते हैं वो इन्वेस्टमेंट। यही 5 पॉइंट हैं, छठा करने की जरूरत भी नहीं है, 5 पॉइंट बहुत है। ठीक है, ये जो अभी ऊपर पॉइंट बताए ये इसके क्या है? ये रूल है, ये सेम रूल है कि इनकरेज करता है ये किसको? एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। ये जितने ऊपर के पॉइंट हैं यही हैं, ठीक है? और रिसेंट चेंजेस क्या हुए हैं भैया इसके अंदर? जीएसटी एक तो इंक्लूड हुआ है, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ जीएसटी, फोकस ऑन मेक इन इंडिया अब आया है इसके अंदर, है ना? और ट्रांसपेरेंसी, मतलब लोग देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम क्या है? मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। पहला है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जो वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो तुमने किसी चीज को बनाने के अंदर पैसा खर्चा हुआ है, उसकी वैल्यू माइनस कर दो इंटरमीडिएट गुड्स की, है ना? एडवांटेज पढ़ सकते हो, प्रोवाइड ए क्लियर व्यू ऑफ कंट्रीब्यूटिंग ऑफ ईच सेक्टर इन द इकोनॉमी, ओके। Easy to understand that use measuring national income terms and industry output, okay। आगे आ जाओ, द इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या कहता है? वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, सबको प्लस कर दो तो तुम्हारी नेशनल इनकम आ जाएगी, ओके। एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है? एक्सपेंडिचर मेथड को हम डिमांड मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इन सब के बारे में बता रखा है कि ये सारी चीजें क्या है, क्या है, ठीक है? कहाँ बता रखा है भैया? बता रखा है इसी पीडीएफ के अंदर। जब तुम सर्च करोगे CIGM, कंट्रोल F दबाना और यहाँ सर्च करना CIGXM, ये सब के बारे में बता रखा है। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP, NDP क्या होता है? NDP होते हैं GDP माइनस डेप्रिसिएशन, कितना ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा, इन सबको माइनस करोगे निकल जाएगा। देखो ये जो वीडियो थी ना, ये वन शॉट नहीं होने वाली थी, जो मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, ये होने वाली थी एक्चुअली 2 पार्ट में आने वाली थी, बट इसको कवर करना ज़रूरी था क्योंकि इंटरनल बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाले हैं। मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ 8 तारीख को, मान लो ये डलेगी, मान के चलो ये डलती है 9-10 तारीख को या फिर 11 तारीख को, या एक और वीडियो शूट करता हूँ ऐसे में डालने से पहले, मेरे को अच्छी नहीं लग रही मान लो ये वीडियो, तो ये पूरी वीडियो वापस से शूट होगी, समझ रहे हो? एक रफली वे में इसके अंदर मैंने पढ़ाया है क्योंकि ये पीडीएफ तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। उप्स की तुम्हारे पास कोई भी पीडीएफ जो थी अवेलेबल नहीं थी और ना आज के डेट में भी अवेलेबल है, ठीक है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ना उस टाइम अवेलेबल थी ना आज के डेट में अवेलेबल है। तो कहने का मतलब क्या है भैया? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें पीडीएफ को पढ़ना तो खुद ही है, ठीक है? तो भैया तुमने क्या करा? मैंने ये करा कि मैंने तुम्हें उस पीडीएफ को पढ़ने का एक वे बता दिया कि तुम्हें ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ थी वो समझा दिया, एग्ज़ाम्पल देके समझा दिया। अब जो भी करना है देखो, इकोनॉमिक्स ना पूरा थ्योरी का सब्जेक्ट है। इस चीज़ को समझने के लिए ना हमें प्रैक्टिकल चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और प्रैक्टिकल चीज़ें मेरे पास आज के डेट में अवेलेबल नहीं है, समझ रहे हो? मैं प्रैक्टिकल चीज़ें मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि डिमांड, मैं अगर डिमांड बढ़ा रहा हूँ तो कोई बंदा खरीद नहीं रहा,
कैसे मैंने अगर प्राइस बढ़ा दिया तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड गिर गई। तो ये चीज़ मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ? मैं सिर्फ़ बोल के बता सकता हूँ कि हाँ भाई, एक जूता है, जूता अगर 10,000 रुपए का बेचूँगा तो कोई नहीं खरीदेगा। भई खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे लोग? खरीदेंगे 10,000 का भी जूता। मैं कहूँगा भैया मैं अगर 800 रुपए का बेचूँगा तो पूरी दुनिया खरीदेगी। पूरी दुनिया क्यों खरीदेगी? जिसको 10,000 का खरीदना हो 10,000 का खरीदेगा। मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल जो है ना रियल लाइफ़, वो तुम्हारे आगे पेश नहीं कर पा रहा इस वीडियो के अंदर। मैं जेनुइनली ये बात मानता हूँ। और मैं इसको 2 पार्ट में बनाना चाह रहा था, बट इंटरनल सर पे हैं और सारी चीज़ें कवर करनी है, तो मेरे को बनाना भी पड़ा ये एक वन शॉट, वरना मैं वन शॉट भी कभी नहीं बनाता, ठीक है? तो आज की वीडियो के अंदर भाई देखो इतना ही है ना? उप्स वाले की जो एक्सटर्नल की वीडियो है ना, वो गारंटीड आएगी और उप्स वाले के अंदर ना जोश भी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और उसको मैं समझा सकता हूँ बहुत ही अच्छे से, समझ रहे हो? इक्को जो है, वो एक थ्योरी का सब्जेक्ट है जिसको मैं समझा नहीं सकता बहुत ही अच्छे से। ये एक बहुत बड़ा गैप है, इस चीज़ को समझो। और जितना भी अगर तुम्हें लगा हो कि ये वीडियो थोड़ा रफ़ली हो गई या ज़्यादा स्पीड में हो गई, हमें चीज़ें समझ नहीं आई, तो बस इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को ना 2-3 बार रिपीट पे देखना। मानता हूँ भाई बहुत ही बड़ी वीडियो है, इसको 2-3 बार जैसे ही तुम रिपीट पे देखोगे ना एक्सटर्नल से पहले, इंटरनल से पहले, तो आई बेट मेरे भाई कि ये चीज़ें समझ आने लगेंगी। मैंने ये सारी चीज़ें ना बहुत बार पढ़ चुका हूँ मैं, तो मेरे को इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं कि ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चरल क्या होता है, मैं बिना देखे बता पा रहा हूँ। अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कराया था, मेरे को याद है कि मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें बताया था बिज़नेस इकोनॉमिक्स 3 चीज़ों की स्टडी करती है। किस-किस की भाई? एक तो आती है डिसीजन मेकिंग की, एक फर्म जो है वो कैसे मार्केट के अंदर वेरियस कंडीशन में परफ़ॉर्म करती है। और क्या था? और एक और पॉइंट था भैया, एक और पॉइंट क्या था? एक और पॉइंट था कि बिज़नेस कैसे ऑपरेट होता है। ये तो पॉइंट थे 3। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये दिमाग में कहीं न कहीं अब मेरी बैठी हुई हैं। एक आधी बार और रिवाइज़ करूँगा, मेरे सारा क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही तुम जब 3-4 बार वीडियो देखोगे ना, तुम्हें समझ आएगा मैं ज़्यादा फ्लो में नहीं पढ़ा रहा था, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं था ये सब। एकदम से फेंक के नहीं मारा कुछ। वो चीज़ें तुमने सुन रखी हैं तो तुम्हें ऑलरेडी आती होंगी, बहुत बार। जब तुम 4-5 बार सुनोगे ना, तुम्हारे दिमाग में वो जब चीज़ें बैठ जाएँगी, तो तुम मेरी बात से एग्री करने लगोगे, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम अब मैं नहीं लूँगा तुम्हारा। अब आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, एंड करता हूँ। और इस वीडियो का भी यार लाइक टारगेट 40 ही रखते हैं। अगर 40 इस पे आ जाते हैं लाइक, तो मैं ट्राई करूँगा एक एक्सटर्नल की भी बनाने की। एक्सटर्नल के अंदर और ज़्यादा कंटेंट है। एक्सटर्नल की जो पीडीएफ वो अपलोड भी हो चुकी है, कहाँ पे? वो हो चुकी है मेरे भाई अपलोड, नेमी नोट्स के ऊपर। वो मैंने वहाँ अपलोड नहीं करी, वेदावर्स के डिस्कॉर्ड पे। हाँ, इस वाली पीडीएफ को मैं डिस्कॉर्ड पे अपलोड कर देता हूँ भाई, वरना कमेंट आएँगे कि यार डिस्कॉर्ड पे अपलोड नहीं करी। ठीक है? मैं डिस्कॉर्ड यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। देखो जब तक मैं डिस्कॉर्ड पे अपलोड करूँगा तो मैं तुम्हें इसके बारे में और बता देता हूँ कि हमने कम्युनिटी बनाई है वेदावर्स, जहाँ पे तुम जॉइन कर सकते हो और हमारे साथ डिस्कॉर्ड में जुड़ सकते हो। डिस्कॉर्ड मैंने खोल लिया है और डिस्कॉर्ड के अंदर मैं यहाँ चैनल खोल लूँगा, टेक्स्ट चैनल। 1 मिनट, मैंने विज़िबिलिटी ऑन नहीं करके डिस्कॉर्ड की, मैं यहाँ पे डिस्कॉर्ड की विज़िबिलिटी ऑन कर देता हूँ। डिस्कॉर्ड की विज़िबिलिटी मैंने ऑन कर दी है। दिख रहा होगा तुम्हें आई थिंक डिस्कॉर्ड, देख लूँ एक बार जाके, दिख रहा है? अरे यार डिस्कॉर्ड, हाँ अब दिख रहा है तुम्हें, डिस्कॉर्ड दिख रहा है। ठीक है, विज़िबिलिटी ऑन नहीं थी डिस्कॉर्ड की। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे वेदावर्स में और यहाँ पे एक मैंने बनाया था इंटरनल करके, उप्स इंटरनल नोट्स करके एक चैनल बनाया था, यहाँ पे डाले थे इंटरनल के नोट्स उप्स के। तो ये सारे अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक लक्ष्य भाई एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर, हाँ भाई ज़रूर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और अब मैं तुम्हें देता हूँ, भाई ने कल करा था यार मैसेज, मैं देख नहीं पाया, सो सॉरी। तो अब एक और टेक्स्ट चैनल बना लेते हैं जिसके अंदर क्या करेंगे हम, इसका नाम देंगे हम इक्को, इको नोट्स, इको नोट्स करके एक चैनल बना लेते हैं। क्रिएट चैनल करता हूँ और यहाँ पे आके एक फाइल अपलोड कर देता हूँ, अपलोड ए फाइल, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं डी ड्राइव में, डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में, और इकोनॉमिक्स इंटरनल बाय भव्य शर्मा, इस चीज़ को मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अपलोड बिना कोई मैसेज लिखे, मैसेज हमें नहीं चाहिए, अपलोड हो चुकी है, जाके डाउनलोड कर सकते हो भाई ईज़िली, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जाना ईज़िली इसको डाउनलोड करना और मेरे को बताना कैसी रही। आज की यार वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम तुमसे अगले किसी और पार्ट के अंदर वीडियो के, जिसके अंदर या तो हम उप्स कवर कर रहे होंगे या हम कर रहे होंगे इक्को, या हम कर रहे होंगे मैथमेटिक्स भी। मैथमेटिक्स कवर हो चुकी है भाई, बहुत खुशी की बात है, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार सीखो और वीडियो देखो और समझो और इंटरनल में फोड़ो भाई। मेरे को नंबर चाहिए भाई, जो तुमने पढ़ा है वो आना दिखना चाहिए कि हाँ भाई पढ़ा है, ठीक है। तो मिलते हैं यार तुम्हें अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अगली वीडियो का वेट करो।